क्या है ये पास्ट लाइफ रिग्रेशन? मतलब मैं जो अभी इससे इंट्यूटिवली समझ पा रहा हूँ वो ये समझ पा रहा हूँ कि कुछ पिछले जन्म से रिलेटेड है, कर्मा साइकिल, मेरे दिमाग में ये सारी चीज़ें आ गई। आप थोड़ा सा मुझे क्लैरिफाई करो कि क्या एक्चुअली होता है इसमें। जो ये वाला प्रोसेस है, इसमें आप एज अ सब्जेक्ट खुद जाओगे, अपना पास्ट लाइफ एक्सपीरियंस करोगे। एज अ थेरेपिस्ट मुझे कुछ नहीं पता कि क्या हो रहा है, आप एक्सप्लेन करोगे कि मैंने क्या देखा। व्हाट अबाउट दी विजुअली इम्पेयर्ड इंडिविजुअल्स जिन्होंने कभी कुछ देखा ही नहीं है, जिनको पता ही नहीं है कि हाथी दिखता किस तरह से? उनके लिए तो इमेजिन करना बहुत चैलेंजिंग नहीं होगा? वो कैसे मतलब एक्सपीरियंस कर पाएंगे हिप्नोसिस को? हिप्नोसिस के थ्रू स्पेशल टेक्निक्स होती है। जैसे हमारे पास ब्रेल राइटिंग होती है, तो जो विजुअल इम्पेयर्ड है वो ब्रेल के थ्रू फिर पढ़ना लिखना सीखते हैं। अब मुझे नहीं पता वशीकरण सही है गलत है, वो सही तरह से यूज़ भी करा जा सकता है, उसका गलत इस्तेमाल भी होता है, पर हाउ इज़ इट डिफरेंट फ्रॉम हिप्नोसिस? वशीकरण और हिप्नोसिस में क्या फ़र्क है? एकदम तो माइंड ब्लोइंग कन्वर्सेशंस होने लग गई हैं। एक्सपोजर थेरेपी क्या है? आप बार बार अपने आप को एक ही सिचुएशन में बार बार डाल रहे हो, बार बार डाल रहे हो, बार बार डाल रहे हो। डर से डर खत्म हो गया। ओवर एक्सपोजर टू डर वो आपके डर को खत्म कर देगा। हम यही चीज़ हिप्नोसिस के थ्रू अगर डालें उनके माइंड में, तो हमने एक्सपोजर थेरेपी को लिया जो कि काउंसलिंग अप्रोच हो गई। उस एक्सपोजर थेरेपी को मैंने हिप्नोसिस के प्रोसेस में डाल दिया। अब किसी को फियर ऑफ हाइट है, मैं बहुत ऊंचाई पे नहीं लेके जाता, लेकिन सेकंड फ्लोर पे बार 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 हर सेशन में लेके जा रहा हूँ। हिप्नोसिस करके दिखाओगे? छोटा सा प्रैक्टिकल करें मेरे साथ ही। आपके साथ। Hello Astrolearn family, welcome back to our episode 8th of Astrolearn X Learncast. At this series we have been trying to communicate all the essential stuff, awareness related to astrology. आज तक आपने हमारे साथ प्रिडिक्टिव टेक्निक सीखी, हमने न्यूमरोलॉजी पे बातचीत करी, हमने एस्ट्रोलॉजी पे बातचीत करी, हमने लाल किताब पे बातचीत करी। ऐसी बहुत सी प्रिडिक्टिव मोडेलिटीज वी हैव ऑलरेडी पिक्ड अप। इन दिस एपिसोड, पर्टिकुलरली इन दिस एपिसोड, मैं इतना एम्फेसाइज कर रहा हूँ, बहुत यूनिक चीज़ें, बहुत सीक्रेटिव चीज़ें, बहुत मिथबस्टर चीज़ें हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं अबाउट हिप्नोसिस। तो यस, आप लोगों को ये वर्ड सुनकर काफ़ी ज़्यादा डार्क चीज़ें भी दिमाग में आई होंगी। जिनको पता होगा उनको काफ़ी फैक्ट्स इसके बारे में याद आए होंगे कि हाँ, हम इस हिप्नोसिस के इस चीज़ को हम जानते हैं। आज उसी के बारे में हम बातचीत करेंगे विद वन ऑफ द रेनाउंड, वेरी फेमस पर्सनैलिटी। एक जनरेशनल थेरेपिस्ट हैं, हिप्नोथेरेपिस्ट हैं, पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट हैं। काफ़ी ज़्यादा हिप्नोसिस की डोमेन्स में उनका अच्छा होल्ड है। उन्हीं के साथ हम बातचीत करेंगे। तो डॉक्टर तरुण मलिक वी हैव विद अस हियर। हाउ आर यू सर? आई एम गुड, थैंक यू। हाउ आर यू? आई एम फाइन सर। तो सर, अपने बारे में सबसे पहले आप हमारी ऑडियंस को ज़रूर एक बार फेमिलियर करवाइए कि आपकी जर्नी रही है, कैसे आपने हिप्नोथेरेपी की डोमेन में अपना स्टेप फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम रखा, कहाँ से मोटिवेशन आई बाकी चीज़ें छोड़कर? आजकल तो लोग सभी इंजीनियरिंग, पॉडकास्ट भी करते हैं लोग, यूट्यूब सेंसेशंस बन रखे हैं, बहुत सारी चीज़ें थे, बट आउट ऑफ एवरीथिंग हिप्नोथेरेपी चूज़ करना एज ए प्रोफेशन, इसके लिए मैं भी खुद क्यूरियस हूँ। तो आप सभी लोगों को बताइए भी एक बार। देखिए बेसिकली क्या है, जो मेरे फादर हैं वो इस फील्ड में मोर देन 44 या 45 ईयर्स के अराउंड से उनको एक्सपीरियंस हो गया है। तो मोर देन 4 डेकेड्स का उन्हें एक्सपीरियंस इन द सेम फील्ड। और जब हम बात करते हैं हिप्नोसिस की, तो उन्होंने भी हिप्नोसिस को ही एक तरीके से अपनी एक्सपर्टीज़ बनाई थी। जब उनको मैंने देखा, बाकी भी इनके पास काफ़ी सारी थेरेपीज़ है, तो जब मैंने देखा कि हाँ, हिप्नोसिस काफ़ी फैसिनेटिंग है, क्योंकि एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पर आप मेडिटेशन की स्किल्स को भी यूज़ करते हो, काउंसलिंग स्किल्स को भी यूज़ करते हो, और भी हीलिंग थेरेपीज़ को आप इंक्लूड कर सकते हो। तो एक ऐसी चीज़ है जिसमें हम सारी चीज़ों को इंक्लूड कर सकते हैं और किसी भी पेशेंट की हेल्प कर सकते हैं। ऑलराइट, तो उस पॉइंट ने बड़ा मुझे एक फैसिनेट किया था कि हाँ, यहाँ पे मुझे जाना है। ग्रेट, इट्स रियली ग्रेट टू नो। आपको खुद पर्सनली कितना टाइम हो गया है बीइंग अ हिप्नोथेरेपिस्ट? लगभग आप मान के चलो मुझे 10 साल हो गए हैं। अच्छा, ऑलमोस्ट अ डेकेड मुझे भी हो गया। अच्छा, मैं इसको हिप्नोथेरेपिस्ट कहूँ आपको कि मैं क्या टर्म यूज़ करूँ जो एक ब्रॉडर हॉराइजन कवर कर दे? देखो, हम हिप्नोथेरेपिस्ट को भी करेंगे तो चलेगा, लेकिन जब हम हिप्नोथेरेपिस्ट की बात बोलते हैं तो हिप्नोथेरेपिस्ट बेसिकली एक वो हो जाता है जो हिप्नोसिस के थ्रू जो साइकोसोमेटिक इश्यूज होते हैं, स्ट्रेस, एंग्जाइटी, फियर, फोबिया, जो उनको ट्रीट करते हैं। अगर थोड़ा और करना है तो जैसे हम पीएलआर एक्सपर्ट हो गया, तो उसको साथ में हमें बोलना होगा। पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट भी हम बोलते हैं, तो वैसे कर सकते हैं। कुछ लोग हिप्नोथेरेपिस्ट में ही पीएलआर वाली थेरेपी को भी इंक्लूड कर लेते हैं। अच्छा यार, ऑलराइट, ग्रेट। तो आप ये हिप्नोथेरेपी की हर डोमेन से आप फेमिलियर हो? हाँ जी, यू हैव बीन प्रैक्टिसिंग ऑल ऑफ देम? ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम। ऑलराइट, या। और इज इट एन एंडिंग प्रोसेस और नेवर एंडिंग प्रोसेस? देखो, सेल्फ एक्सप्लोरेशन इज नेवर अ एंडिंग प्रोसेस, राइट? वो तो कभी एंड हो नहीं सकता। वी कैन नेवर बी ऑलवेज परफेक्टली हैप्पी और हेल्दी।
कुछ ना कुछ तो ऊपर नीचे चलता ही रहता है, दैट इज़ लाइफ। उसी की वजह से ही हमने अपने आप को और ज़्यादा ढूंढना है, वी हैव टू डू मोर इंट्रोस्पेक्शन ऑल्सो। उसके लिए हिप्नोसिस बहुत अच्छा टूल है। तो द मोर यू नो अबाउट योरसेल्फ, और ज़्यादा एक्सप्लोरेशन मिलती है, और ज़्यादा अवेयरनेस मिलती है, और ज़्यादा सक्सेस मिलती है। तो मैं तो बस यही सोच के हैरान हो रहा हूँ कि 40-45 years ऑफ योर लाइफ यू हैव डिवोटेड, योर फादर हैज डिवोटेड इट टू आइडेंटिफाइंग पीपल्स प्रॉब्लम्स और उनको सोल्यूशन देना थ्रू हिप्नोथेरेपी। तो इस 45 साल के इतने बड़े टाइमलाइन के बीच में कैसे कैसे इंडिविजुअल्स, कैसी कैसी एंटिटीज के अक्रॉस वो आए होंगे, कितना कुछ उनको सीखने को मिला होगा, कितने लोगों की उन्होंने हेल्प करी होगी। और इस सब का जो डीएनए है वो सारा आप लेकर आए हो और पिछले 10 साल से आप भी उसको प्रैक्टिस कर रहे हो। तो आपने कितने क्लाइंट्स अपने पापा की उतनी वो हेरिडिटरी ट्रेट को कायम रखने के लिए कितने क्लाइंट्स आप कंसल्ट कर चुके हो, कितने लोगों की कंसल्टेशंस आप कर चुके हो यूजिंग हिप्नोथेरेपी? एग्जैक्ट नंबर तो देखो पता नहीं, बट अगर बोलो थाउजेंड्स में तो होंगे ही। एग्जैक्ट आई कांट से, बट हाँ काफ़ी हो गया है, 10 साल में काफ़ी आ ही जाते हैं। तो यस, ऑल राइट, ऑल राइट। तो 3 0 डिजिट नंबर होगा, हमारे थाउजेंड्स में होंगी लिस्ट, मिनिमम। मिनिमम होनी चाहिए। काउंट ही भूल चुके हैं इधर ऊपर कर दिया। ऑल राइट, ग्रेट। तो सर शुरू करते हैं। मुझे भी जानने के लिए काफ़ी ज़्यादा क्यूरियोसिटी है, लोग भी इच्छुक होंगे काफ़ी ज़्यादा। है क्या हिप्नोसिस एक्चुअली? अगर एक मैं लेमन टर्म्स में बात करूं, बहुत सारी हमारे पास फालतू के कंसेप्ट्स भी हैं इसके अराउंड। पीपल ट्राई टू क्रिएट रॉन्ग फॉल्स इन्फॉर्मेशन अराउंड हिप्नोसिस की हिप्नोसिस ये है, हिप्नोसिस वो है। आप एक बार स्टार्ट कीजिए, एक इस पॉडकास्ट की डायरेक्शन सेट कीजिए कि हिप्नोसिस है क्या एक्चुअली। क्योंकि सबसे पहले हमने ये समझना है कि जो ये हिप्नोसिस वर्ड है इसका मतलब क्या है, ये वर्ड आया कहाँ से है, राइट? तो हिप्नोसिस में जो स्टार्टिंग का वर्ड है हिप्नोस, HYPNOS, ये ग्रीक कल्चर से लिया है। तो ग्रीक गॉडेस ऑफ स्लीप, उसका नाम हिप्नोज है। और डॉक्टर जेम्स ब्रायन इन 18th सेंचुरी उन्होंने वहां से ये नाम डिराइव करके हिप्नोसिस रखा। इससे पहले इसका नाम था एनिमल मैग्नेटिज्म, जो आज भी लोग इसी नाम से सिखाते हैं कि एक अलग मॉडलिटी, वो अलग नहीं है, इसी का पुराना नाम है। उससे पहले उसका नाम था मेस्मरिज्म। मेस्मरिज्म डॉक्टर फ्रांस मेस्मर जो वियना के थे, उन्होंने हिप्नोसिस को एक प्रकार से मॉडर्न हिस्ट्री में रीइंट्रोड्यूस करा था, और वो भी है ना थेरेपेटिकल वे। तो वहां से सबसे पहला नाम आया मेस्मरिज्म, फिर गया एनिमल मैग्नेटिज्म, अब आ गया है हिप्नोसिस। तो हिप्नोस, गॉडेस ऑफ स्लीप। तो हम स्लीप वर्ड क्यों यूज करते हैं? क्योंकि हिप्नोसिस दिखने में ऐसा है कि इंसान नींद में है, तो इसलिए स्लीप वर्ड केवल मेटाफोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम रिप्रेजेंटेशन के लिए पर्पस से वहां पे यूज करते हैं। तो इसलिए जब किसी के साथ हिप्नोसिस का सेशन हो रहा होता है, ऐसा लगता है अगला इंसान बेहोश हो गया है या सो चुका है, ऐसा नहीं है। जैसा मेडिटेशन में हम डीप ट्रांस में होते हैं, वैसा ही हिप्नोसिस में भी हम एक ट्रांस में होते हैं। डेप्थ डिपेंड करती है या तो जिस जो कर रहा है उसके स्किल के ऊपर, जो करवा रहा है उसके स्किल के ऊपर। बट लाइट ट्रांस हो, डीप ट्रांस हो, ट्रांस तो होगा ही। ट्रांस हुआ तो ट्रांस दिखने में ऐसा है कि आप सो रहे हैं, तो इसलिए वो स्लीप से आइडेंटिफाई किया जाता है। तो दिस इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ द वर्ड हिप्नोसिस। आउटकम क्या होती है, क्या क्या अचीव किया जा सकता है हिप्नोसिस की मदद से, अगर मैं ब्रॉडर टर्म पे पूछूं आपसे? आमतौर पे देखो, हमें ये लगता है कि हम हिप्नोसिस को केवल एक थेरेपी के पॉइंट ऑफ व्यू से यूज कर सकते हैं, लेकिन वहां तक ये लिमिटेड नहीं है। हम हिप्नोसिस को स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू से भी यूज करते हैं। हम हिप्नोसिस को सेल्फ डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी यूज करते हैं। हम हिप्नोसिस से अपने फिजिकल इश्यूज को भी जल्दी खत्म करने में एक सपोर्टिव थेरेपी के बेसिस में यूज करते हैं। काफी सारे लोगों ने इसको यूज किया है। तो हम साइकोसोमेटिक इश्यूज को भी ट्रीट करते हैं। हम पास्ट लाइफ रिग्रेशन जैसे जो सब्जेक्ट होता है वहां पर भी हिप्नोसिस को यूज करवाते हैं। हम अगर सेल्फ डेवलपमेंट करते हैं अपनी, तो वहां पर ऑटो हिप्नोसिस या सेल्फ हिप्नोसिस के बेसिस पे खुद की डेवलपमेंट भी करते हैं। तो इट इज क्वाइट ब्रॉडन। ऑल राइट, ऑल राइट, ग्रेट। तो ये हिप्नोसिस वही हिप्नोसिस है जिसके बारे में हम मूवीज में देखते हैं कि ये इस तरह से आपका मान लीजिए कोई रिलेशनशिप था और एक आदमी बैकआउट कर गया, एक एंटिटी फ्रॉम दैट रिलेशनशिप हैज बैक्ड आउट, अब मैं उसे हिप्नोटाइज करके वापस ला सकता हूँ। क्या ये वही हिप्नोसिस है, या वो इसका सब पार्ट है, या वो इसका सुपर सेट है? ये हिप्नोसिस उसका पार्ट है, वो एक ब्रॉडर टर्म पे वो है हिप्नोसिस। तो इस इन मिथ्स को बेसिकली आप थोड़ा ना क्लैरिफाई करो, मुझे भी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। ये होता क्या है, जब हम दो लोग इन्वॉल्व होते हैं एक प्रोसेस में, राइट, ये जो मिसकंसेप्शन है ना, ये तीसरे इंसान ने बनाई है जो हमें एक्टिविटी में करता हुआ देख रहा है। अब मैं आपको, जैसे गाइडेड मेडिटेशन होती है, क्या होता है उसमें कहा जाता है ना कि आंखें बंद करो, इमेजिन करो कि आप एक गार्डन में हैं, इमेजिन करो कि आप एक जंगल में चल रहे हो, एग्जाम्पल के लिए। अब यहाँ पर मैं आपसे कह रहा हूँ
कि आंखें बंद करो, इमेजिन करो आप वहां पर हो, लाइक एग्जांपल कह रहा हूं मैं। अब आप उस चीज को फॉलो कर रहे हो। अब मैं आपसे पूछता हूँ, बताओ आपको क्या दिख रहा है? आप बोलोगे मुझे पेड़ नजर आ रहा है। अब आपको पता है प्रोसेस में क्या हो रहा है। क्या जो तीसरा इंसान जो देख रहा है उसे पता है? उसे कुछ नहीं पता। तो उसके अकॉर्डिंग क्या हो रहा है कि भाई आप मेरे कंट्रोल में हो और आप जो मैं बोल रहा हूँ वही चीज आप मुझे बता रहे हो। ऐसा होता ही नहीं है। जो प्रोसेस की जानकारी रखता नहीं, मिसकंसेप्शन सबसे पहले वो फैलाएगा। और उसकी वजह से सोसाइटी में ये बात फैल गई है कि हिप्नोसिस से तो ऐसा होता है कि हम किसी को कंट्रोल में कर सकते हैं, वश में कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं, अपनी बात बनवा सकते हैं। अगर ऐसा पॉसिबल होता तो मैं यहाँ थोड़ी होता। राइट राइट राइट। मैं कंट्री चलवाता, मैं $1 बिलियन के एम्पायर चलाता, बट मैं यहाँ नहीं होता। तो सैडली हिप्नोसिस ऐसा है नहीं। जिन्हें लगता है हिप्नोसिस ऐसा है, वो प्रूव नहीं कर सकते कि हिप्नोसिस एक्चुअल में ऐसा है, क्योंकि अगेन ऐसा है नहीं। राइट। तो सर ये अगर मैं हिप्नोथेरेपी या हिप्नोसिस की बात करूं, इज इट ऑल साइंटिफिकली बैक्ड? हर चीज का लॉजिकल एक्सप्लेनेशन हमें मिलती है या फिर कुछ वेग बातें भी हैं जो जिसके अराउंड हम प्ले करते हैं? देखो, हिप्नोसिस बेसिकली साइकोलॉजी की ब्रांच है। साइकोलॉजी हमारे माइंड को एक्सप्लोर करता है। राइट। अभी तक माइंड का टॉपिक जो है वो नेवर एंडिंग रिसर्च के टॉपिक के अंडर आता है। हमें नहीं पता माइंड की और क्या डेप्थ है। राइट। तो जब तक हमें 100% माइंड को लेके सारी बातें नहीं क्लियर होंगी, तो वैसे यहाँ पर भी हम 100% नहीं कह सकते कि एवरीथिंग इज बैक्ड बाय साइंस, क्योंकि साइंस खुद माइंड को अच्छे से एक्सप्लोर नहीं कर पाई है। सो जिस दिन वो इसको 100% एक्सप्लोर कर लेगी, हमारे सामने 100% आंसर आ जाएगा। वरना तो जितना हम डीप जाते जाएंगे उतना हमें और पता चलता रहेगा। नेवर एंडिंग टॉपिक है ये। राइट। तो अब आपने माइंड की बात करी है, हाँ। तो आपके क्या व्यूज हैं ऑन द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड? मैं आई एम अज्यूमिंग कि हिप्नोसिस के अंदर ये सबकॉन्शियस माइंड बहुत बड़ा रोल, वाइटल रोल प्ले करता होगा। तो क्या है पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड? किस तरह से वो इमेजिनेशंस हो पाती हैं? किस तरह का प्रोसेस रहता है हिप्नोसिस में? वो आप थोड़ा सा उस पे लाइट थ्रो करो। राइट। अभी मैं एक वर्ड बोलूंगा और आप बताना आपके माइंड में पहले क्या आया। सफेद हाथी। तो क्या आपके माइंड में सफेद हाथी की इमेज बनी है या ये वर्ड लिखा हुआ आया है सफेद हाथी? पहले तो मेरे दिमाग में वर्ड आया सफ़ेद हाथी, जिससे मैंने प्रोजेक्ट करने की कोशिश करी कि सफ़ेद हाथी दिखेगा कैसा। राइट। तो हम इमेज का हेल्प लेते हैं। हमारा माइंड जो भी इंफॉर्मेशन हमें देता है, वो अंदर ब्रेन जो है उसे इमेज में कन्वर्ट करता है। उससे हमें इजी होता है चीजों को ग्रैस्प करने। राइट। ये करता कौन है? ये हमारा सबकॉन्शियस माइंड इसमें अपना रोल प्ले करता है। आप मेजरली हमारा जो ब्रेन है या माइंड कह रहे, चलो अभी माइंड की बात कर रहे हैं। माइंड हमारा बेसिकली दो हिस्सों में डिवाइडेड है। मेन जो है कॉन्शियस और सबकॉन्शियस। कॉन्शियस आपका रिस्पॉन्सिबल है डे टू डे एक्टिविटीज के लिए। तो इस समय मैं बात कर रहा हूँ, ये मेरे कॉन्शियस माइंड के बेसिस से बात कर पा रहा हूँ। मेरी एनर्जी लग रही है, एनवायरमेंट है, मेरा थ्रोट काम कर रहा है। लेकिन जो मैं बोल रहा हूँ, ये डेटा कहाँ है? ये मेरे सबकॉन्शियस माइंड में है। मैं कैसे आपसे बात कर रहा हूँ, मेरा मैनरिज्म कहाँ है, ये सब कुछ मेरे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर स्टोर्ड है। जो पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड है वो यही तो है। जो सारा डेटा आपके सबकॉन्शियस माइंड में है उसे आपने एक्सप्लोर करना है। क्योंकि बहुत सारी चीजें जो हम इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि कॉन्शियस माइंड के बेसिस पे हल्का फुल्का हम रिकॉल कर पाते हैं, जो डेप्थ है उसे एक्सप्लोर नहीं कर पाते। तो हिप्नोसिस क्या करता है? हमें उसी सबकॉन्शियस माइंड में जाके एक्सप्लोर करने में मदद करता है, चाहे जिनसे हम उस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को और अच्छे से यूटिलाइज कर पाते हैं। और ये सब में इमेजिनेशन हमारा रोल प्ले करता है। तो जैसे मैंने वर्ड बोला था सफेद हाथी, काफी आई एम होपिंग काफी सारे सुनने वालों के साथ भी हुआ होगा। माइंड में सफेद हाथी की इमेज आती है, बाय डिफॉल्ट होता है कि इमेज आ जाती है, उससे इजी हो जाता है प्रोसेस। अब मैं अगर किसी को बोलता हूं कि आंखें बंद करके इमेजिन करो कि आप गार्डन में हो, राइट? अब गार्डन वर्ड नहीं आएगा। अब बोला ना कि इमेजिन करो आप गार्डन में हो, तो वह कोशिश करेगा अपने आप को गार्डन में देखने की, या खुद वह गार्डन में खड़ा है उस प्रकार से जैसे वीआर में होता है, वर्चुअल रियलिटी में, वैसे अपने आप को देखने की कोशिश करेगा। उससे उसको मदद मिलती है। हिप्नोसिस ऐसे ही इमेजिनेशन को यूज करता है हमारी हेल्प करने के लिए। ऑलराइट। सो दिस इज द रोल ऑफ सबकॉन्शियस माइंड इन द प्रोसेस ऑफ हिप्नोसिस। या इसी से मिलता-जुलता आप बता रहे थे, तो मुझे एकदम से दिमाग में ना आई हैड अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। आपने कहा कि सबकॉन्शियस माइंड को एक्सप्लोर करने में हेल्प करता है हिप्नोसिस, पर उस सबकॉन्शियस माइंड में जो मेमोरी आती है वो कॉन्शियस माइंड के थ्रू आती है कभी ना कभी, हमारी इमेजिनेशन। अब आपने सफेद हाथी बोला, व्हाट अबाउट द विजुअली इम्पेयर्ड इंडिविजुअल्स जिन्होंने कभी कुछ देखा ही नहीं है, जिनको पता ही नहीं है कि हाथी दिखता किस तरह से? उनके लिए तो इमेजिन करना बहुत चैलेंजिंग नहीं होगा? वो कैसे मतलब एक्सपीरियंस कर पाएंगे हिप्नोसिस को? राइट। देखो अब क्या होता है ना, उसमें कुछ स्पेशल टेक्निक्स होती है। हिप्नोसिस के थ्रू स्पेशल टेक्निक्स होती है।
जैसे हमारे पास ब्रेल राइटिंग होती है, तो जो विजुअल इम्पेयर्ड है वो ब्रेल के थ्रू फिर पढ़ना लिखना सीखते हैं, तो उनके थ्रू फिर उनको समझ में आता है अच्छा ये पेड़ है, चाहे वो उसको विजुअली ना देख पाए बट एटलीस्ट उन्हें नॉलेज है। तो कुछ टेक्निक्स होती हैं, स्पेशल थेरेपिस्ट होते हैं, ये मैं नहीं करता, बट कुछ थेरेपिस्ट हैं जो विजुअली इम्पेयर्ड के साथ या जो ऐसे स्पेशल नीड्स वाले लोग होते हैं, इनके साथ स्पेशल तरीके का हिप्नोसिस का सेशन होता है, और ये भी अंडर रिसर्च है। तो एक बार इसके अंदर भी अच्छी खासी अगर एडवांसमेंट आ जाती है तो ये वाइड लेवल पे यूज होना शुरू हो जाएगा, बट इसके अंदर काम चल रहा है अभी। ऑलराइट। तो अगर मैं आपसे कंक्लूजन पूछूं, व्हाट ऑल टाइप्स ऑफ पीपल या हु ऑल कैन अंडरगो हिप्नोथेरेपी, जिनके साथ करी जा सकती है बिना किसी लिमिटेशंस के? जो करवाना चाहता है, सीधी सी बात है, लेकिन करवाने के पीछे इंटेंशन क्लियर होनी चाहिए। मैं आपके पास आया हूँ, मैं देखने के लिए आया हूँ कि अच्छा मुझे करके दिखाओ, मेरी इंटेंशन क्लियर नहीं है, यानी कि मेरी विलिंगनेस नहीं है, वो तो मैं आपको नीचा दिखाने के लिए आया हूँ। ऐसे लोगों को दुनिया में कोई नहीं कर सकता, क्योंकि आप ट्रस्ट नहीं कर रहे हो प्रोसेस पे। अगेन, आप एक मेंटल प्रोसेस को एक फिजिकल प्रोसेस से कंपेयर करने के बेसिस पे चलते हो। हम किसी डॉक्टर के पास जाके ये तो नहीं बोलते दवाई खिलाओ ठीक हो गया तो जाके पैसे दूंगा, या तो जाके आप पे कंसल्टेशन लूंगा, ऐसा नहीं होता। यहाँ पर भी सेम चीज है। तो जो होना चाहता है वह हो सकता है, बट हमें नहीं पता जो होना चाहता है, जो उसका माइंड है, उसकी इमेजिनेशन स्किल्स कितनी अच्छी है, उसकी विजुअलाइजेशन स्किल्स कितनी अच्छी है, हमें नहीं पता अभी। वो तो सेशन करने के बाद उससे भी पता चलेगा, हमें भी पता चलेगा, तो दोनों को पता चला। तो जो भी रिजल्ट हमें मिलता है उसके बेसिस पे फ्यूचर के सेशन डिसाइड होते हैं। ओके, किसी की विजुअलाइजेशन बहुत अच्छी होती है, एक्सट्रीमली अच्छी होती है, किसी की एवरेज होती है, किसी की पुअर होती है, और कुछ कुछ केसेस में तो लोग एकदम ब्लैंक हो जाते हैं। उनको आंख बंद, जैसे हम आंख बंद करके कुछ नहीं फील कर पाते, उनके अकॉर्डिंग हिप्नोसिस में यही उनके साथ होता है। सो दे नीड मोर प्रैक्टिस ऑफ एनी मेडिटेटिव एक्सरसाइज। तो विलिंगनेस जरूरी है यहाँ पे। और विलिंगनेस भी इस तरह से आपने बताई कि चेक करने ना आए हो, चैलेंज करने ना आए हो इस Right. साइंस को। राइट, अगर उस मोटिव से हैं तो नहीं कर पाएंगे। क्योंकि कोई परेशान है, वो टेस्ट करने का टाइम कहाँ है उसके पास। कोई एंग्जाइटी में है, कोई एडिक्शन में है, कोई फोबिया में है, 50 प्रकार के इश्यूज है, सेपरेशन एंग्जाइटी हो रखी है, इतने सारे इश्यूज है, उनके पास टाइम थोड़ी है कि हम चेक करेंगे अगला इंसान कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। ये वही लोग करते हैं जिनके पास कुछ है नहीं काम करने को। राइट, प्रैक्टिकली बोल रहा हूँ। यस। वो टेस्ट करना चाहते हैं, यानी कि आपका टाइम इतना लेस इंपॉर्टेंट है कि आप दूसरे इंसान को इतने एम्फेसिस दे रहे हो कि मैं उसको नीचा साबित करने के लिए जा रहा हूँ, तो मेरे लिए वो इंसान इतना प्रायर है, प्रायोरिटी लिस्ट में मेरे बहुत ऊपर रहता है। तो ये दिखता है कि हमारे पास बहुत कुछ करने को है नहीं। राइट, तो ये जो पर्टिकुलर जो कैटेगरी हो गई है, यहाँ पर वी विल नेवर गेट एनी सक्सेस, चाहे वो कोई भी किसी भी प्रकार की मेंटल थेरेपी हो। इतना इंटरेस्टिंग लग रही है चीज़ें, मेरे पास 1000 तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं, मुझे पता नहीं चल रहा है मैं पोर्ट्रे किस तरह से करूँ क्वेश्चंस, हाउ शुड आई पुट फोर्थ। पर मैं लेटर इन दी पॉडकास्ट मैं एक्सपीरियंस ज़रूर करना चाहूँगा हिप्नोसिस को, करेंगे, प्रैक्टिकल करें। कि मैं भी देखूँ ज़रा, चेक करने की इंटेंशन से नहीं, बट आई एम विलिंग टू एक्सप्लोर कि मुझे कैसा फील होगा उस टाइम। यस। अच्छा सर, अब आप ही ने शुरू में मेंशन करा था इट इज़ अ वेरी वाइड फील्ड, बहुत बड़ा हॉराइजन है हिप्नोसिस का, तो किस तरह की हिप्नोसिस होती हैं, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ हिप्नोसिस? देखो, मेन हो जाता है कुछ 2 कैटेगरीज, चलो 3 कैटेगरी में मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला हमारा हो जाता है जिन्हें हम हिप्नोटिस्ट कहते हैं। हिप्नोटिस्ट होता है जो हिप्नोसिस को यूजुअल बेसिस पे स्टेज शोज के लिए, एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए, स्ट्रीट हिप्नोसिस वर्ड आपने सुना होगा, ये सारी कैटेगरीज जो है वो एंटरटेनमेंट की कैटेगरी में चला जाता है। राइट, तो उन्हें हम हिप्नोटिस्ट कहते हैं। दूसरी कैटेगरी आ जाती है हिप्नोथेरेपिस्ट। हिप्नोथेरेपिस्ट जो है वो हिप्नोसिस को थेरेपेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से यूज करता है, जहां पे साइकोसोमेटिक इश्यूज का ट्रीटमेंट हम करते हैं। हिप्नोथेरेपी के थ्रू ही हमारे थर्ड कैटेगरी आ जाती है, विच इज पास्ट लाइफ रिग्रेशन हिप्नोथेरेपी, राइट, या फिर पास्ट लाइफ रिग्रेशन हिप्नोसिस, जो भी हम बोलना चाहें हम बोल सकते हैं। वहां पर हम हिप्नोसिस को यूज करते हैं किसी इंसान को पास्ट में ले जाने के लिए, यानी कि पास्ट लाइफ, पिछले जन्म में ले जाने के लिए। तो ये 3 बेसिक मेजर कैटेगरीज हैं। तो जो एंटरटेनमेंट है वो यूजुअली लोगों का मनोरंजन करते हैं, नंबर भुला देना, नाम भुला देना, ये मनोरंजन है। राइट, एंटरटेनमेंट में सबको पता है भाई ये एंटरटेनमेंट है जिसका वास्तविकता से कोई रिलेशन नहीं है। राइट, तो बट हिप्नोथेरेपी जो है वो आपके एक्चुअल कोर इश्यूज को ठीक करने में आपकी मदद करती है। सिमिलरली पीएलआर क्यों हिप्नोथेरेपी का पार्ट है, वो भी हमारे काफी सारे लाइफ के क्राइसिस को समझने में और उनको ठीक करने में हमारी मदद करता है। किस तरह से ये फोबिया ट्रॉमा ट्रीटमेंट करता है, मतलब मैं डीपर लेवल पे अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करने की कोशिश कर रहा हूँ
कि जब हम कहते हैं कि हिप्नोथेरेपी इन पर्टिकुलर द सेकंड ब्रांच ऑफ हिप्नोसिस, आप जो कह रहे हो टाइप ऑफ हिप्नोसिस, किस तरह से ट्रॉमा फोबिया को ये ठीक करने में हेल्प करता है? तो एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। कोई एक पेशेंट आपके पास आता है, लेट्स से उस पेशेंट को चलो कुत्ते से डर लगता है, छोटा सा एग्जांपल है। अब उसे याद नहीं है कि उसे कुत्ते से डर क्यों लगता है, लेकिन डर लगता है। अब आप जब पेशेंट से बात करते हो तो यहाँ पे हिप्नोसिस का एक टूल होता है जिसे हम एज रिग्रेशन कहते हैं। ओके, जैसे कुछ लोग प्रेजेंट लाइफ रिग्रेशन भी कहते हैं। उसमें क्या होता है, इसी जन्म के बचपन में लेके जाया जाता है। तो वहां पर हम उस इंसान को इसी लाइफ के बचपन में लेके जाते हैं और वो देखता है कि जब वो 3 या 4 साल का था कुत्ते ने काटा था। यही इन्फॉर्मेशन उसकी फैमिली को भी पता होता है। आप फैमिली से भी पूछ सकते हो, राइट? फैमिली भी बता देती है कि हाँ, अगर आपको एज रिग्रेशन नहीं करना, आप फैमिली से पूछ सकते हो कि क्या बचपन में कुछ ऐसा हुआ था। कभी कभी फैमिली जो है वो छुपाती है इन्फॉर्मेशन ताकि बिना बात का ट्रॉमा ना बने इंसान के लिए, लेकिन वो फियर तो है ना, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड में वो मेमोरी तो है। अब क्योंकि वो मेमोरी है, वो वैसे इमोशंस रिलीज करेगी जैसा एक्सपीरियंस था। अब कुत्ते ने काटा एक ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस है, अब वो ट्रॉमा सबकॉन्शियस माइंड में है, तो जब जब कुत्ता सामने आएगा वो फियर ट्रिगर होगा, जिसकी वजह से सेम ट्रॉमा वाले सेंसेशंस रिलीज होती है और हम कुत्ते के सामने कंफर्टेबल नहीं हो पाते, जिसकी वजह से हम उस सोसाइटी में रहते हैं जहाँ पे कोई पेट ना रखता हो। मैं उस इंसान की बात कर रहा हूँ, वो अपने घर में अपने फ्लोर में, अगर वो किसी अपार्टमेंट में रहता है, वो उस अपार्टमेंट में रहेगा जहाँ पे पेट्स अलाउड नहीं होते हैं। कुछ अपार्टमेंट्स ऐसे होते हैं। ही विल मेक श्योर कि उसके आसपास कोई पेट ना हो, कोई जानवर ना हो। अब हम क्या करेंगे ऐसे केस में? हिप्नोसिस ने पहले क्या करा, हमें रूट कॉज समझने में मदद करी कि बचपन में काटा था, राइट? या तो हमने एज रिग्रेशन के थ्रू जाना या फिर नॉर्मल फैमिली के थ्रू हमने जान लिया। अब हमें पता है कि ये ट्रॉमा का कॉज है, तो हिप्नोसिस के थ्रू हम क्या करते हैं, वहां पे जाके उस नेगेटिव एक्सपीरियंस को हम न्यूट्रलाइज करते हैं, पॉजिटिव में कन्वर्ट नहीं करते। कौन बोलेगा हाँ कुत्ते काट ले, कोई पॉजिटिव एक्सपीरियंस नहीं है ये। हम उसको न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। जैसे बचपन में आप खेले कूदे हो, चोट लगी होगी, दर्द हो रहा है? नहीं, अभी नहीं हो रहा ना, बट याद है आपकी मेमोरी में कि भाई कुत्ते ने काटा था, और सॉरी चोट लगी लगी थी। यही चीज हम पेशेंट्स के साथ करते हैं हिप्नोसिस के थ्रू। इमोशंस को जब डिटैच कर दोगे, डिटैचमेंट में हिप्नोसिस अपना रोल प्ले करता है। डिटैचमेंट करने की 50 प्रकार की टेक्निक्स होती हैं, 50 प्रकार के प्रोसेसेस होते हैं जो हिप्नोथेरेपी में हम सीखते हैं। उसके थ्रू हम किसी भी पेशेंट का जो भी प्रकार का कोई ऐसा चलो फियर वाला केस है, हम उसको ठीक करते हैं, राइट? तो वो एकदम से नहीं होगा, इट्स अ रिपीटेड प्रोसेस। धीरे धीरे हमें सक्सेस मिलती है, धीरे धीरे फियर ओवरकम होता है, लेकिन ये होगा सबकॉन्शियस लेवल पे जाने के बाद ही। तो ऐसे हिप्नोथेरेपी हमारी मदद करती है। न्यूट्रलाइजिंग इट मीन्स इमोशन से डिटैच करना, यस, और उसके लिए आप कह रहे हो मल्टीपल टेक्निक्स होती हैं टू डू दैट। हाँ। एंड हाउ इफेक्टिव इट इज? इफेक्टिव है प्रोवाइडेड आपका लाइफस्टाइल वैसा है जैसा एक थेरेपिस्ट आपको कहेगा फॉलो करने के लिए। अच्छा, अगर कोई डी एडिक्शन के लिए आता है, वो भी पॉसिबल होता है हिप्नोसिस के थ्रू। किसी को अल्कोहल की प्रॉब्लम है, हिप्नोसिस के थ्रू हम ओवरकम करवा सकते हैं, हम उन्हें डी एडिक्ट बना सकते हैं। अब आपने शराब छोड़ दी, लेकिन कल को आपकी संगत तो वही है, उन्हीं लोगों से मिल रहे हो, उन्हीं के साथ बैठे हो, तो कब तक कंट्रोल कर लोगे? हिप्नोथेरेपी कितनी हेल्प कर लेगी? तो थोड़ा तो आपको लाइफस्टाइल में भी ऑल्टरनेशन लानी होगी। माइंड को और आपके एक्शंस को कंट्रोल करने में हिप्नोथेरेपी मदद करती है, बट विल पावर तो आप ही की है, उस पर तो आपका कंट्रोल है, हमारा तो कंट्रोल नहीं है, थेरेपी का कंट्रोल नहीं है। तो थोड़ा लाइफस्टाइल को हमें ऐसे ऑर्डर करना होता है जिससे कोई सिचुएशन आगे जाके ना क्रिएट हो कि वो प्रॉब्लम दोबारा मेरी लाइफ में आ जाए। मतलब ये सिर्फ वर्बल कम्युनिकेशन है समझाने की? मतलब मैं किस तरह से समझाऊं? मैं खुद को बहुत अच्छा काउंसलर मानता हूँ। पीपल कम टू मी टू सीक एडवाइसेस इन जनरल, लाइफ एडवाइसेस, नॉट साइकोथेरेपिक एडवाइसेस, बट या अब मैं उनको वर्बली आई कंफर्ट देम एंड दे गेट आउट ऑफ दैट प्रॉब्लम, दैट सिनेरियो जो भी उनकी चल रही होती है। बट क्या ये सिमिलर लाइंस पे है हिप्नोथेरेपी? क्या हम ये वर्बल कम्युनिकेशन के थ्रू उनको रीप्रोग्राम करते हैं, हम उनके माइंड को किसी टेक्निक के थ्रू? मतलब मैं वो एक बिल्ड करना चाह रहा हूँ अपनी अंडरस्टैंडिंग सही से, कि सिर्फ बातचीत से मैं उनको हौसला अफजाई करता हूँ। मतलब आप समझ रहे हो मेरा जिस्ट, इमोशन समझ रहे होगे आप मेरा, कि मैं उनकी हौसला अफजाई करने की कोशिश कर रहा हूँ, या फिर मैं एक्चुअली कुछ रीप्रोग्रामिंग कर रहा हूँ माइंड की? आप तो देखो, जब रेगुलर बेसिस पे हम एक काउंसलिंग देते हैं, हम लोगों को थोड़ा पुश करते हैं, मोटिवेट करते हैं, सो दे रिमेन मोटिवेटेड फॉर अ टेम्पररी पीरियड ऑफ टाइम। यस, तो जब वो बैटरी हल्की हल्की डाउन होती है, वी अगेन पुश देम, तो बैटरी दोबारा अप होती है, थोड़ी डाउन होती है, वी अगेन पुश देम।
ये होता है, ये नॉर्मल में एक सिंपल वर्ड टू वर्ड वाली बात कर रहा हूँ, वर्बल बेसिस पे। हाँ जी, हाँ जी। हिप्नोथेरेपी क्या करती है, यही करेगी। प्लस अगर हमारी बैटरी चार्ज होती है, वो जो एनर्जी है उसका फिजिकल रियलाइजेशन कराने में भी हिप्नोथेरेपी हमारी मदद करती है। अगर मैं आपसे बोल रहा हूँ किसी को मान लो फियर ऑफ हाइट्स है, धीरे धीरे हम सेशन ऐसा प्रोसीड कर रहे हैं कि वो अपनी इमेजिनेशन में एटलीस्ट थर्ड फोर्थ फ्लोर तक जाने में कंफर्टेबल है। यूजुअल बेसिस पे फियर ऑफ हाइट्स वाले इतना ऊपर भी नहीं जा पाते हैं। वो थर्ड या फोर्थ फ्लोर पे जाके बालकनी में खड़ा होकर अपने आप को माइंड में इमेजिन कर रहा है। तो जब वो सिनेरियो को इमेजिन कर रहा है तो वो सेंसेशन भी तो एक्सपीरियंस करेगा फिजिकली। वो जो एक्साइटमेंट है, वो दिल में हल्की हल्की एक्साइटमेंट आ रही है, वो हेल्दी नर्वसनेस भी हो रही है, वो थोड़ा मसल्स का हल्का सा क्रैम्प होना, हल्का सा टाइट होना, वो सब फील हो रहा है। तो ये फील तो फिजिकली हो रहा है, राइट। ये फिजिकल फीलिंग के साथ साथ इमोशनल जो एक तरीके से रीप्रोग्रामिंग है, इनको अलाइन जब हम कर देते हैं तो ये आपका हिप्नोथेरेपी है। इसके थ्रू हम लोगों की मदद करते हैं और ऐसे लोगों को रीप्रोग्राम किया जाता है। तो नॉट ओनली वर्बल प्लस उसका फिजिकल मैनिफेस्टेशन। अंडरस्टूड, यस। किसी एक टेक्निक के बारे में आप अगर हल्का सा मुझे आइडिया दो, मतलब टेक्निक परफॉर्म ना करें, किस तरह की टेक्निक होती है? क्या ग्राउंडिंग टेक्निक्स होती है, मेडिटेशन टेक्निक्स होती हैं, कि कोई कोई पर्टिकुलर टेक्निक है? अगर मैं एग्जांपल लूं कि किसी जैसे हम वो डॉग वाला एग्जांपल ले लेते हैं या फियर ऑफ हाइट का एग्जांपल ले लेते हैं, उन्हें डर लगता है हाइट से, किस तरह से रीप्रोग्रामिंग करी जाएगी यूजिंग द हिप्नोथेरेपी? विच टेक्निक, व्हाट टेक्निक? देखो, हिप्नोसिस सारी की सारी वो टेक्निक्स को यूज करता है जो दुनिया भर के पुराने साइकोलॉजिस्ट, नए साइकोलॉजिस्ट ने दी है। जैसे एक बड़ा फेमस एग्जांपल है एक्सपोजर थेरेपी, जो काउंसलर्स भी यूज करते हैं। एक्सपोजर थेरेपी क्या है? आप बार बार अपने आप को एक ही सिचुएशन में बार बार डाल रहे हो, बार बार डाल रहे हो, बार बार डाल रहे हो, डर से डर खत्म हो गया। ओवर एक्सपोजर टू डर वो आपके डर को खत्म कर देगा। हम यही चीज हिप्नोसिस के थ्रू अगर डालें उनके माइंड में, तो हमने एक्सपोजर थेरेपी को लिया जो कि काउंसलिंग अप्रोच हो गई, उस एक्सपोजर थेरेपी को मैंने हिप्नोसिस के प्रोसेस में डाल दिया। अब किसी को फियर ऑफ हाइट है, मैं बहुत ऊंचाई पे नहीं लेके जाता, लेकिन सेकंड फ्लोर पे बार 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 हर सेशन में लेके जा रहा हूं। अगर हमारा फियर ढीठ है, हम महाढीठ बनेंगे, हम सुपर सिद्धि बनेंगे, राइट। पिक्चर देखिए हमने, तो हम वही चीज करेंगे। हम बार 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 लेकर जाएंगे तो जो डर का एलिमेंट है उसकी एम्फेसिस खत्म हो गई। एक मूवी बार बार देखोगे स्पेशल लगनी बंद हो जाएगी, एक खाना बार बार खाओगे बोर होने शुरू हो जाओगे, तो एक फियर बार बार देखोगे क्या होगा? खत्म हो जाएगा। एग्जैक्टली। तो एग्जांपल दिया, जैसा एक्सपोजर थेरेपी है, ऐसी बहुत सारी थेरेपीज होती हैं जिनको हिप्नोसिस में मर्ज करके वी प्रोवाइड थेरेपीज। ग्रेट सर, ग्रेट। एडिक्शंस की आपने बात करी थी, एडिक्शंस कंप्लीटली खत्म हो सकती हैं किसी भी तरह की यूजिंग हिप्नोथेरेपी? हो सकती है अगर वो लाइफस्टाइल को आगे हेल्दी बनाए रखे तो। हम इतने सारे एग्जांपल्स लेते हैं, यूजुअली सेलिब्रिटीज का एग्जांपल लेते हैं लोग। काफी सारे एक्टर्स हैं, एक्ट्रेसेस हैं, इंडिया के बाहर के हैं, जिन्होंने एक बार एडिक्शन छोड़ी। किसी को 18 साल, किसी को 12 साल, किसी को 8 साल, किसी को 5 साल, किसी को 4 साल। वो फिर डेली बेसिस पे दे आर मेकिंग श्योर कि वो उस लाइफस्टाइल में दोबारा ना जाए। तो कुछ तो हेल्दी सब्स्टिट्यूट ढूंढा होगा। जिसको गुस्सा आता है एग्जाम्पल के लिए, वो मेडिटेशन ढूंढता है, तो एक ऑल्टरनेटिव चीज ढूंढी ना। किसी को वेट लॉस करना है तो खाने के अलावा एक्सरसाइज ढूंढी, वो वॉक करता है। यस। तो हिप्नोथेरेपी में भी हम वो एडिक्शन को तो कम कर देते हैं, बट कुछ तो देना पड़ेगा उसकी जगह। तो वो हेल्दी लाइफस्टाइल की मोटिवेशन डाली जाती है और वो एक प्रॉपर शेड्यूल प्रिपेयर होता है। उसमें केवल हिप्नोथेरेपी का रोल नहीं होता, उसमें और भी 50 प्रकार की चीज़ों को हम इंक्लूड कर सकते हैं, अलग अलग लोगों को उसमें इंक्लूड कर सकते हैं। वो डाइट को करने के लिए किसी डाइटिशियन या न्यूट्रिशनिस्ट के पास जाकर अपना डाइट प्लान बना सकते हैं। अगर वो एक्सरसाइज को करना चाहते हैं तो किसी जो ट्रेनर होते हैं उनके साथ जाके अपना एक प्रॉपर चार्ट बना सकते हैं। हम उन दोनों इन्फॉर्मेशन को हिप्नोथेरेपी में मर्ज कर सकते हैं। तो हम दूसरे लोगों की भी, दूसरे प्रोफेशंस की भी हेल्प ले रहे हैं, राइट। बट क्या कर रहे हैं? केवल एक शराब की बोतल हटाने के लिए हम 2-3 चीज़ों को उसमें इंक्लूड कर रहे हैं ताकि पेशेंट के पास कुछ और ऑल्टरनेटिव ना रहे, हेल्दी ऑल्टरनेटिव आ जाए। काफ़ी सारी मूवीज़ में दिखाते हैं, जैसे ये पहले भी होता था, किसी को अगर गुस्सा आता है या अल्कोहल की या सिगरेट की एडिक्शन है, च्युइंगम करो, च्युइंगम खाओ। तो च्युइंगम से क्या होता है, आपका ब्रेन में मैसेज जाता है कि आप कोई और एक्टिविटी में बिजी हो। तो च्युइंगम ऐसे मदद करती है। स्ट्रेस को भी डी स्ट्रेस करने में च्युइंगम हमारी मदद करती है। ये काफ़ी पुरानी अप्रोच है जो आज भी इम्पैक्टफुल है। तो आपने एक ऑल्टरनेटिव दे दिया। हिप्नोथेरेपी भी एक ऑल्टरनेटिव क्रिएट करता है, लेकिन पहले आपके माइंड में, फिर साथ साथ आपकी फिजिकल लाइफ में। ग्रेट, ग्रेट, इंटरेस्टिंग टू नो। जब आप ये सारी चीज़ें मेंशन कर रहे थे, आपने टाइप्स, मैं आपकी सारी बात नोट कर रहा हूँ, तो आप रेडी रहो क्वेश्चंस के लिए, मेरे पास आए जा रहे हैं।
तो हिप्नोसिस की टाइप्स के टाइम पे आपने एक पहली दो तो ठीक है, एक एंटरटेनमेंट के लिए यू मेंशन्ड इट, द सेकंड वाज वन थेरेप्यूटिकल, थर्ड वन आपने मेंशन करी थी पास्ट लाइफ रिग्रेशन, एक टर्म आपने यूज करी है। क्या है ये पास्ट लाइफ रिग्रेशन? मतलब मैं जो अभी इससे इंट्यूटिवली समझ पा रहा हूँ वो ये समझ पा रहा हूँ कि कुछ पिछले जन्म से रिलेटेड है, कर्मा साइकिल, मेरे दिमाग में ये सारी चीजें आ गई। आप थोड़ा सा मुझे क्लैरिफाई करो कि क्या एक्चुअली होता है इसमें। वही होता है जो आपके माइंड में है, अच्छा। पास्ट लाइफ का इन्वॉल्वमेंट। ओके। देखो, हमारी सोल जर्नी तो होती है, हमारी सोल एक ही है, वो अलग अलग बर्थ लेती है, राइट? सोल एक है। अब आज आपने ये शर्ट पहनी है, कल को दूसरी शर्ट पहनोगे, इंसान तो आप ही हो, लेकिन अब नई शर्ट पहनने का एक्सपीरियंस हो रहा है, हमारी आत्मा का नया शरीर लेने का एक्सपीरियंस हो रहा है। तो ये एक्सपीरियंसेस कैरी फॉरवर्ड होते हैं, और जो जो आपने करा है उस लाइफ में, वो उसका इम्पैक्ट भी कैरी फॉरवर्ड होगा। अगर हम ट्रॉमास को कैरी फॉरवर्ड करते हैं तो स्ट्रेंथ को भी कैरी फॉरवर्ड करते हैं, कुछ पॉजिटिविटी को कैरी फॉरवर्ड करते हैं तो नेगेटिविटी को भी कैरी फॉरवर्ड करते हैं। तो कभी कभी कुछ नेगेटिविटीज होती है हमारी पास्ट लाइफ की जो प्रेजेंट लाइफ में इन्फ्लुएंस होती है, और वो एक हिंड्रेंस का काम करती है। नहीं ग्रो हो पा रहा है इंसान लाइफ में, क्या प्रॉब्लम है नहीं समझ पा रहे, काफी अलग हीलिंग मोडालिटीज में भी पास्ट लाइफ का रोल होता है। सिमिलर बेसिस में यहाँ पर भी सेम चीज रहेगी, हम पास्ट लाइफ को यूज करते हैं सो दैट प्रेजेंट लाइफ में जो भी हमारी प्रॉब्लम कॉज हो रही है उसको हम न्यूट्रलाइज कर सके। तो ये लेमन टर्म्स पे मुझे पीएलआर समझ में आया, पर अगर मैं ये पूछूं कि प्रोसेस है क्या पीएलआर का? हम ठीक तो करते हैं, रूट कॉज ढूंढने जाते तो हैं, किस तरह से जाते हैं? आप मेरे बिहाफ पे मेरी रिग्रेशन थेरेपी करोगे, मेरी पास्ट लाइफ में जाओगे, कि मुझे खुद जाने को मिलेगा? अगर मैं सब्जेक्ट हूँ तो मुझे खुद जाने को मिलेगा, इस तरह से प्रोसेस होता क्या? पीएलआर विद हिप्नोसिस, जो ये वाला प्रोसेस है, इसमें आप एज अ सब्जेक्ट खुद जाओगे, अपना पास्ट लाइफ एक्सपीरियंस करोगे। एज अ थेरेपिस्ट मुझे कुछ नहीं पता कि क्या हो रहा है, आप एक्सप्लेन करोगे कि मैंने क्या देखा, वो चीज इसमें रहती है, राइट? ये क्या है, मैं आपको एक प्रोसेस तक, क्योंकि देखो क्या है, हम पास्ट लाइफ तब देख पाते हैं पास्ट लाइफ बेसिकली है क्या, हम पहले थोड़ा वो समझते हैं। पास्ट लाइफ हमारी मेमोरीज हैं, हम सुनते नहीं है पिछले जन्म की यादें, राइट? पास्ट लाइफ मेमोरीज, मेमोरीज किसका डिपार्टमेंट है? सबकॉन्शियस माइंड का, राइट? मैंने आपको बताया था कि सोल एक ही है, अलग अलग लाइफ लेती है, तो मेमोरीज में तो कैरी फॉरवर्ड करेगी पास्ट लाइफ की, बट वो मेमोरी हमारे काम की नहीं है, लेकिन स्टोरेज हाउस में रखा जाता है। जैसे एक एचआर ऑफिस में सारे एम्प्लॉइज का डे ऑफ ज्वाइनिंग से लेके टिल दैट प्रेजेंट डे तक सारा रिकॉर्ड है, कितनी छुट्टी है, क्या इंसेंटिव्स है, ए टू जेड सब कुछ रिकॉर्ड वहां रहता है। सिमिलरली हमारे सबकॉन्शियस माइंड में एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट है जिसका नाम प्रिमिटिव मेमोरी है। तो प्रिमिटिव मेमोरी में हमारी पास्ट की जितनी भी लाइव्स है, चाहे आपने 100 लाइफ जी है, चाहे 1 लाख जी है, हमें नहीं पता, जितनी भी लाइव्स हैं उन सब का डेटा हमारे प्रिमिटिव मेमोरी में रहता है। उस प्रिमिटिव मेमोरी को हम एक्सप्लोर करने जाते हैं, तो हम कोई आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस नहीं कर रहे हैं, हम यूनिवर्स में नहीं जा रहे हैं, हम यही हैं। अब अगर मैं जैसे आपको बोलता हूँ कि 10 दिन पहले की कोई बात याद करो, तो आप थोड़ा टाइम लेते हो, उसको याद करते हो, सोचते हो, ये भी वही है, लेकिन हम उन मेमोरीज को याद कर रहे हैं जो इस लाइफ को बिलोंग नहीं करती हैं, तो स्टोरेज हाउस में है। स्टोरेज हाउस में जाना हमारे लिए उतना ईजी नहीं होता। हिप्नोसिस हमें वो प्रोसेस ईजी करके देता है, जिससे हम पास्ट लाइफ में जाते हैं, और जो भी प्रॉब्लम हमें इस लाइफ में है जिसका कनेक्शन पास्ट लाइफ से है, हमें पर्टिकुलर वो पास्ट लाइफ की मेमोरी देखने को मिल जाती है, और हमें पॉइंट ऑफ ओरिजिन समझ में आ जाता है, रूट कॉज समझ में आ जाता है कि हमारे साथ जो प्रॉब्लम हो रही है वो स्टार्ट क्यों हुई। एटलीस्ट ये तो पता चले। तो जब आपको रीजन पता चल जाता है, 50% प्रॉब्लम वहीं आपकी सोल्व हो गई। बट यू नो द रूट कॉज, एटलीस्ट अब आपको पता है कि मुझे टारगेट क्या करना है। अब आप जनरलाइज बेसिस पे बात नहीं करोगे, अब आप स्पेसिफिक होकर डील करोगे। ये डिफरेंस क्रिएट करेगा। यहाँ पर पास्ट लाइफ रिग्रेशन हमारी हेल्प करता है, और ऐसे ये काम करेगा। ऑलराइट, जितना आगे बढ़ते जा रहे हैं पॉडकास्ट में उतना फैसिनेटिंग होती जा रही हैं चीज़ें। अभी तक हिप्नोसिस पता था कि कुछ है ऐसी फैसिनेटिंग सी चीज़, अब पीएलआर आ गया जिसमें मतलब मैं विजुअलाइज कर पाऊंगा। अगर मैं आपसे पूछूं, राइट, दिखेगा मुझे? तो गारंटी तो नहीं दूंगा कि पक्का दिखेगा, बट प्रोसेस तो यही है कि हाँ दिखेगा। अच्छा, क्या अगर मैं आपसे प्रोबेबिलिटी कहूँ, व्हाट इज द रेशियो अमंग द पीपल दैट विजिट यू, जिन पे आप अपनी थेरेपी करते हो, आउट ऑफ 10 पीपल हाउ मेनी ऑफ देम आर एक्चुअली एबल टू सी देयर पास्ट लाइफ्स? उनको विजुअलाइज कर पाते हैं वो लोग? अगर मैं 10 में से बोलूं तो 7 से 8 इजिली कर लेते हैं, विच इज अ गुड नंबर। इट इज अ गुड नंबर। लेकिन जो 2 से 3 की बात हो रही है, करने को वो भी कर सकते हैं, बट द पॉइंट इज दे आर नॉट एबल टू फोकस दैट मच, क्योंकि उनका एक्सपेक्टेशन रिगार्डिंग द प्रोसेस कुछ और होता है। तो वो
या मिसकम्युनिकेशन कहो, मिसअंडरस्टैंडिंग कहो, मिसकंसेप्शन कहो, वो जो प्रॉब्लम है बिफोर स्टार्टिंग द सेशन क्लियर नहीं हुई थी फ्रॉम बोथ द एंड्स। मैं केवल पेशेंट का नहीं कह रहा हूँ, थेरेपिस्ट को भी इन्वॉल्व करते हैं। फ्रॉम बोथ द एंड्स वो क्लियर नहीं हुआ, तो क्योंकि वो क्लियर नहीं हुआ तो पेशेंट के माइंड में क्लैरिटी नहीं आई कि प्रोसेस कैसा होता है। तो वो क्लैरिटी डालने का काम मेरा है। और मैंने क्वेश्चंस नहीं पूछे कि भाई आपको कोई गलतफहमी तो नहीं है रिगार्डिंग द प्रोसेस, तो मुझे गलतफहमी की भी आइडिया नहीं है, तो मेरे पास नॉलेज नहीं है रिगार्डिंग द पेशेंट्स मिसकंसेप्शन, और पेशेंट को नहीं पता रिगार्डिंग द ट्रुथ ऑफ द प्रोसेस। उस केस में जो वो 2 से 3% है, या 2 से 3 जो लोग हैं आउट ऑफ 10, वो उस सिनेरियो में नहीं हो पाते हैं। तो जब उन्हें रियलाइजेशन हो जाती है, बट चांसेस ये है क्योंकि उनका पहले का एक बैड एक्सपीरियंस हो गया है, तो फिर वो आगे उतना कमिट कर नहीं पाते विद द प्रोसेस। तो उस 2-3 में भी हार्डली 1 या 2 मैं बोलूंगा जो प्रोसीड करते हैं टू री एक्सपीरियंस द सेम थिंग। अच्छा अच्छा, हाँ जी, ओ इट डिपेंड्स ऑन देम। इट डिपेंड्स ऑन दैम। और जितने बाकी सेशंस रिक्वायर्ड है इट आल्सो डिपेंड्स ऑन देम। या इट डिपेंड्स ऑन दैम ओनली। हमें नहीं पता कितनी पास्ट लाइफ इन्वॉल्व है, हमें लगता है केवल एक ही पास्ट लाइफ जुड़ी होती, जरूरी नहीं है। अच्छा, मतलब पैटर्न हो जाता है। इट इज नॉट ओनली अबाउट द एडजेसेंट या कंसेक्यूटिव पिछली वाली लाइफ, उससे पिछली भी विजिट कर सकते। कोई सी भी हो सकती है, रैंडम भी हो सकती है, सीक्वेंस नहीं चलता। ऑल राइट ऑल राइट। जैसे एक बड़ा फेमस एग्जांपल आपको बता दूं, एक बहुत ही फेमस बुक है रिगार्डिंग द पास्ट लाइफ, मैनी लाइव्स मैनी मास्टर्स करके। ये बहुत ही फेमस बुक है, ऑलमोस्ट 40 साल पुरानी किताब है ये। वहां पे जो सब्जेक्ट है कैथरी, उसने अपने 80 पास्ट लाइफ का एक्सपीरियंस करा था, 80। तब जाके उसे समझ में आया था कि प्रेजेंट लाइफ की क्राइसिस उसकी लाइफ में क्यों है। ये एक्सट्रीम एग्जांपल्स है जहाँ इतनी सारी पास्ट लाइफ एक्सप्लोर करने को मिलती है, बट यूजुअल बेसिस पे हमारी एक से ज्यादा पास्ट लाइफ का रोल तो होता ही होता है। रोल मतलब कि इस लाइफ को इम्पैक्ट कर रहे होंगे, करंट लाइफ को। यस। जैसे एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ आपको, मैं मूवीज के थ्रू आपको एग्जांपल देता हूँ छोटा सा, कोई स्पेसिफिक मूवी नहीं, बट हम मूवीज का कुछ जॉनरा देखते हैं जहाँ पर एक पर्टिकुलर फैमिली है, वहाँ पे हस्बैंड वाइफ और ग्रैंड पेरेंट्स ले लो चलो, और उनके बच्चे, लेट से 3 बच्चे हैं। 3 में से एक को हटा दो, बाकी पूरी फैमिली एक जैसी है, एक पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो करती है। एक बच्चा है सेम अपब्रिंगिंग में, सेम एजुकेशन में, सेम एनवायरनमेंट में, वो रिबेलियस एटीट्यूड का क्यों हो गया भाई? या फिर उसको वो चीजें क्यों नहीं समझ आ रही हैं? अभी के लिए मैं ये कह रहा हूँ, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को इन्वॉल्व नहीं करते हम, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को अभी के लिए इन्वॉल्व नहीं कर रहे हैं, बाकी सब कांस्टेंट है, राइट? अभी मैं सिर्फ फैमिली की बात कर रहा हूँ, फैमिली में ही उसका एटीट्यूड थोड़ा सा अलग क्यों है? तो किसने वो आइडेंटिटी अलग करने के लिए उसको मजबूर करा? कहीं ना कहीं कुछ तो डेटा है जो उसको दूसरा रास्ता चुनने में इन्फ्लुएंस कर रहा है। वो कौन सा डेटा है? वो कहाँ से आया डेटा? बच्चा तो 4-5 साल का ही है, तो डेटा कहाँ से आ गया? पिछली लाइफ। तो प्रोबेबिलिटी ये होती है कि ऐसे पास्ट लाइफ्स हमें इन्फ्लुएंस करती हैं, नॉट ऑलवेज, बट हाँ काफी केसेस में करती है। और काफी केसेस में लोगों को तो नेचुरली भी पास्ट लाइफ याद रहता है। हाँ, आई हैव हर्ड अबाउट स्टोरीज ओनली। आप बेटर एग्जाम्पलीफाई कर पाओगे उनको। आपके तो ऐसे केसेस भी होंगे जो आपके सामने आए होंगे जो लोगों को पता होगा, और आपने एक्चुअली उनको रिग्रेशन जब करवाया हो तो वो क्रॉस वेरीफाई भी कर पाए होंगे। देखो ऐसे क्या होता है, जैसे कुछ पेशेंट्स आते हैं जो आकाशिक रिकॉर्ड्स के थ्रू आते हैं। आकाशिक रिकॉर्ड भी एक प्रकार से प्रोसेस है जहाँ पे हमें पास्ट लाइफ के बारे में पता चलता है, बट वहाँ पे पेशेंट खुद नहीं जाता, जो थेरेपिस्ट है वो जाते हैं उनके बिहाफ पे काइंड ऑफ, और उनके पास्ट लाइफ के बारे में उन्हें बताते हैं। बट जब हमें आकाशिक का जो भी इंफॉर्मेशन मिला है, राइट, और जब हम पीएलआर करते हैं वो इंफॉर्मेशन मिल जाती है। और कभी कभी कोई इंसान पीएलआर करा के गया है और वो किसी और के पास आकाशिक कराता है, तो उनको सिमिलैरिटीज मिल जाती है, तो ऐसे क्रॉस वेरीफाई भी हो जाता है। अच्छा अच्छा अच्छा। अब मतलब जैसे मैं थेरेपिस्ट हूँ, मी एज अ थेरेपिस्ट कैन आई लुक इनटू माय ओन पास्ट लाइफ, या मैं किसी के ऊपर ही करना पड़ेगा? या मैं इस क्वेश्चन को रिफ्रेज करूं, आपने अपनी पास्ट लाइफ देखी है खुद अपनी रिग्रेशन थेरेपी के थे? मैंने एक देखी है। अच्छा, और हाँ ये पॉसिबल है, हम सेल्फ पीएलआर भी कर सकते हैं। ओके, वो बिल्कुल पॉसिबल है, बट प्रॉब्लम ये है, जैसे 7 दिन का ड्राइविंग कोर्स सीखने के बाद कोई रेस ड्राइवर नहीं बन जाता। अगर आपने पास्ट लाइफ रिग्रेशन सीखा है, ऑन द वेरी नेक्स्ट डे यू कांट एक्सपेक्ट टू बिकम द मास्टर ऑफ द सब्जेक्ट। मैं खुद मास्टर नहीं हूँ, नेवर एंडिंग प्रोसेस है लर्निंग तो, लेकिन ये है कि मेरी प्रोबेबिलिटी आपसे हायर होगी। हाँ, आपका मुझसे ज्यादा मेडिटेशन का एक्सपीरियंस है, स्पिरिचुअलिटी का एक्सपीरियंस है, तो वो आपको डेफिनेटली मदद करे। लेकिन इफ यू आर एकदम से फ्रेशमैन हुआ
यू आर लेमैन इन द प्रोसेस, अभी अभी जस्ट फ्रेशली ज्वाइन किया है, तो चांसेस ये हैं कि उस लेवल का सेल्फ पीएलआर आपका शायद उतना सक्सेसफुल ना हो पाए जितना मेरा होगा। तो ये ऐसा इन्फ्लुएंस होगा। तो आप क्या थे पास्ट लाइफ में? देखो मैंने जो देखा था, मैंने अपने आप को इन दैट लाइफ आई सॉ माई सेल्फ एज एन लाइक एज अ बॉय। 18 ईयर्स तक ही जिया मैं उस लाइफ में। और वो जो लाइफ पीरियड था वो था आपका यूपी और जो इस समय यूपी और हरियाणा का जो बॉर्डर पड़ता है, राइट, तो समवेयर नियर देयर यूपी और हरियाणा का जो एरिया पड़ जाता है, वहाँ का कहीं देखा था, नॉट दिल्ली, ऊपर की तरफ से। तो मेरी डेथ अराउंड 18 की एज में हो जाती है। उस टाइम ब्रिटिश एरा देखा था मैंने, जहाँ पे आई डिड समथिंग रिबेलियस, तो मैं पकड़ा जाता हूँ और मेरी डेथ जो होती है वो हाथी के पाँव के नीचे कुचलवा के होती है। तो दिस इज व्हाट आई सॉ इन दैट लाइफ। बट ये मुझे सेल्फ पीएलआर के थ्रू दिखा। अब अगर मैं इसके ऊपर आरएनडी करी, जब मैंने अब स्पेसिफिक नाम जो था, नाम मुझे नहीं मिला था कि मेरा नाम क्या है। आई ट्राइड वेरी हार्ड, मैं नाम नहीं पता कर पाया। बट जो एरिया था, जो टाइम पीरियड था, जो मैंने वो देखा पास्ट लाइफ में, उसके बेसिस पे जब मैं इंटरनेट पे गया, तो वो जो पर्टिकुलर एरिया था उस साल में काफी सारे लोगों की डेथ पाँव के नीचे कुचलवा के हुई थी। अच्छा, तो मैंने खुद रिसर्च करी। और उससे पहले आपको इस फैक्ट का पता नहीं था? नहीं, इतना नहीं पता था। जितना स्कूल में पढ़ा तो उतना ही पता था, उससे ज्यादा नहीं पता था। तो वो वहां जाके पता चला। एकदम तो माइंड ब्लोइंग कन्वर्सेशंस होने लग गई हैं अब। मतलब मैं तो सोच रहा था आप भी वो जनरलाइज सा कुछ बताओगे कि हाँ मैं एडवोकेट था, मैं इस जगह पे था, और मैं कैसे क्रॉस वेरीफाई करूँगा, मुझे क्या पता, मुझे कोई आकर बोल जाए आपकी पास्ट लाइफ में आप ये थे, मैं कैसे क्रॉस वेरीफाई। पर आप इतना स्पेसिफिक 18 ईयर्स ऑफ एज जिए, रिबेलियन था, रिबेलियस थे, उस रिबेलियन में आपको पकड़ के डिटेंशन में कुचलवा के मार दिया गया, ये सब एक्सपीरियंस कर लेना तो मुझे लगता है मतलब isn't it too much to digest for the person who is experiencing past life regression? इट कैन बी, अगर हमें पता नहीं है हाउ टू डिटैच अवर सेल्फ फ्रॉम द इमोशंस ऑफ दैट लाइफ। डिटैचमेंट भी प्रोसेस का पार्ट ही है। अगर मैं किसी और के साथ कर रहा हूँ, मान लो मैं आपको पास्ट लाइफ में लेके जा रहा हूँ, तो आई हैव टू मेक श्योर कि आपको उन विजुअल्स को और आपको डिटैच करके रखो। आप केवल इंफॉर्मेशन पॉइंट ऑफ व्यू से विजुअल्स को देख रहे हो, बट यू आर नॉट टेकिंग एनी इमोशंस इनसाइड यू। आप बस जैसे डिस्कवरी चैनल पे हम देखते हैं कि हाँ भाई जानवर है, मार रहा है, बट उस लेवल की सिंपैथी या एम्पैथी हमारे अंदर नहीं जनरेट हो पाती है, हमें इन्फॉर्मेशन लेते हैं, राइट। वैसे ही एक थेरेपिस्ट का रोल है टू एंश्योर कि उनका पेशेंट किसी प्रकार के इमोशनल सेटबैक को ना एक्सपीरियंस करे ड्यूरिंग द ट्रांस। चांसेस है वो कर लेता है, प्रोवाइडेड कुछ ऐसा एक्सट्रीम देख ले तो हो जाते हैं, नेचुरल है। 100% एक्यूरेसी नहीं होती है, इसके बावजूद भी कभी कभी कुछ पेशेंट एक्सपीरियंस कर लेते हैं। समटाइम्स दे स्क्रीम, समटाइम्स दे क्राई, समटाइम्स दे शाउट, राइट, क्योंकि उनके लिए बहुत रियलिस्टिक एक्सपीरियंस होता है ये, तो वो भी हो जाता है। बट नथिंग टू वरी अबाउट, वो तो केवल उस हीट ऑफ द मोमेंट का वो एक्सप्रेशन निकलता है उनका, वो ऐसा कोई लॉन्ग टर्म उनको हार्म नहीं पहुंचाता है। बट वो उसी टाइम पे ही बस वो सडन एक हो जाता है ना कुछ एक्टिविटी, वो रेयर ऑफ द रेयर केसेस होते हैं। डिस्पाइट बीइंग डिटैच्ड फ्रॉम द इमोशंस, कभी कभी हम ऐसे एक्सपीरियंस भी कर लेते हैं। पॉसिबिलिटीज बिल्कुल है। आर देयर एनी साइड इफेक्ट्स ऑफ पीएलआर थेरेपी? आप जिस पे कर रहे हैं क्या उन पे कुछ साइड इफेक्ट्स भी होते हैं? ऐसा साइड इफेक्ट्स नहीं होते, बट कभी कभी अगर मान लो कोई इंसान देखता है अपना पास्ट लाइफ कि उसने पास्ट में बहुत कुछ गलत करा, बहुत बुरे करा, बहुत दुष्कर्म करे, अब इस लाइफ में वो अच्छा इंसान, लेकिन बेचारा सफर कर रहा है। सफरिंग्स का रूट कॉज समझने के लिए पीएलआर करा रहा था, लेकिन रियलाइजेशन होती है पीएलआर करवाने के बाद कि उसने बहुत ही कुछ गलत करा लोगों के साथ। जब ये रियलाइजेशन होता है कि यार मैं इतना बुरा था, तो कभी कभी वो हमें अननेसेसरी गिल्ट दे देता है, कभी कभी। तो वैसे होता नहीं है, बट क्योंकि साइड इफेक्ट्स की बात आ रही है, ये साइड इफेक्ट भी नहीं है, बट टेम्परेरी पीरियड के लिए, ये भी नहीं परमानेंट हो, ये टेम्परेरी पीरियड के लिए कुछ दिन बिना बात हमें गिल्ट आ जाता है। तो इनकेस ऐसा कोई गिल्ट हो तो अगेन थेरेपिस्ट का रोल है ये टू रिलीज द गिल्ट ऑल्सो। इंसान है, देखो हम इमोशन एक्सपीरियंस कर सकते हैं अलग अलग, तो ये पॉसिबिलिटीज है। अब ये पास्ट लाइफ्स की डिस्कशन अगर हो ही रही है, तो आपके क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? व्हाट इज द टाइम पीरियड कॉल्ड लाइफ बिटवीन लाइफ? वो बीच का जो टाइम है, इस लाइफ से दूसरी लाइफ के बीच में जाने का, क्या हो रहा होता है उस टाइम पे? क्या वो भी हम इसके थ्रू जान पाते हैं
कि क्या हुआ था इस बीच दौरान? कुछ ऐसा है? मेरे दिमाग में एक रैंडम क्वेश्चन है। इस प्रोसेस को लाइफ बिटवीन लाइव्स ही कहते हैं। अच्छा, लाइक ऐसे हम लाइफ बिटवीन लाइव्स, अब एक किसी की लाइफ हुई खत्म, दूसरी लाइफ शुरू होने के बीच में क्या हुआ वो जानने के लिए। तो बेसिकली इट्स लाइक अ क्लोक रूम फॉर सोल्स। वेटिंग एरिया। यस, आप ऐसा कह सकते हो। अब जो टाइम है, टाइम हमारा फोर्थ डायमेंशनल कंस्ट्रक्ट है, राइट। हमारी जो स्पिरिचुअल एंटिटीज हैं वो फिफ्थ डायमेंशनल है, हमारी सोल भी फिफ्थ डायमेंशनल है, एनर्जी हो गई, राइट। तो इसके ऊपर टाइम का रूल अप्लाई नहीं होता। जो बायोलॉजिकल क्लॉक है ये हमारी सोल के ऊपर अप्लाई नहीं होती। हमारे लिए हो सकता है कि यार 1000 साल वेट किया, उनके लिए ये है, उनके लिए चुटकी हो सकती है, राइट। बट वो उस टाइम पे कहाँ होती है ये इन्फॉर्मेशन डेफिनेटली हमें मिल सकती है। ये इसके लिए हम लाइफ बिटवीन लाइव्स करते हैं। तो यहाँ पर जाके देखा जाता है कि वो सोल का कौन सा वेटिंग एरिया है जहाँ पे यूजुअल बेसिस पे सोल्स वेट करती हैं। वहाँ से हमें और इन्फॉर्मेशन भी मिलती है रिगार्डिंग अवर ओन सोल। हमारे पास्ट के जो भी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस रहे होंगे वो सारा रिकॉर्ड हमें मिल जाता है। ये हो गया ओल्ड आर्काइव्स, हो गया एक तरीके से। आप आर्काइव्स में जाते हो, आपको पूरा अच्छा कंपनी ने यही किया है तो आपको और पता चलता है अपनी कंपनी के बारे में। सिमिलरली आपको अपनी ही सोल के बारे में और रियलाइजेशन होती है। तो ये एक स्पिरिचुअल इंट्रोस्पेक्शन का तरीका है लाइफ बिटवीन लाइफ। जैसे आपको पता चलता है कि मेरी सोल ऐसी है, तो वो आपके अंदर एक मोटिवेशन का काम भी करती है, स्ट्रेंथ बिल्डअप करती है। जो भी पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स आप देखते हो उनको ग्रैस्प करने की आप पूरी कोशिश करते हो। नेगेटिविटी देखते हो तो उनको लेट डाउन करने की पूरी कोशिश करते हो, हटाने की कोशिश करते हो। तो दोनों तरीके से ही हमारा ही तो अपलिफ्टमेंट हो रहा है, हमारी ग्रोथ हो रही है, फिजिकल भी स्पिरिचुअल भी। ऐसे में लाइफ बिटवीन लाइफ हमारी मदद करती है। ये जो वेटिंग एरिया की आपने बात करी, इट माइट बी अ सिली क्वेश्चन, पर मैं पूछूंगा। जैसे हम अभी करंट लाइफ में इस ह्यूमन फॉर्म में हमारे अच्छे बुरे कर्म हैं, तो क्या मेरे सोल के भी उस वेटिंग एरिया में कुछ कर्म होते हैं, अच्छे बुरे, या कुछ काम होता है जो वहाँ पे कर रही है, अपना टाइम पूरा कर रहे हैं, क्या चल रहा है, मतलब क्या होता है उस वेटिंग में? देखो वो एक मेटाफिजिकल स्पेस है। अच्छा। और जो मेटाफिजिकल स्पेस होता है, मेटाफिजिकल स्पेस में हमारे फिजिकल लॉज अप्लाई नहीं करते। ओके। राइट। तो दे डोंट हैव एनी शेप एंड फॉर्म। एनर्जी है, एनर्जी। राइट, एनर्जीज है। एनर्जी क्या करेगी? कुछ नहीं, वेट करेगी। सो दे ओनली वेट। तो हमारी तरह कुछ करेंगे नहीं, टाइम पास नहीं हो रहा, क्या करते, चलो इधर चलते उधर चलते, कुछ नहीं करते, वहां वेट करते हैं। अच्छा सर, मैंने ये तो जान लिया कि जिस पे पीएलआर करी जा रही है उन पे साइड इफेक्ट्स होते हैं कि नहीं होते हैं, उस पे तो आपने क्लैरिफाई कर दिया कि नहीं होते हैं, सच कुछ नहीं होते हैं। वो हीट ऑफ द मोमेंट में उन जो वो जो एक्सपीरियंस कर रहे हैं उसके इमोशंस एक्सप्रेस करते हैं वो लोग। पर हम जैसे एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी या अदर रेकी टेक्निक्स, हीलिंग टेक्निक्स हैं बहुत सारी, पास्ट लाइफ भी एक तरह का हीलिंग ही है, आप हील कर रहे हो किसी की जर्नी को। इन सब में द थेरेपिस्ट और द इंस्ट्रक्टर डिमांड्स फॉर एनर्जी एक्सचेंज, विच इज आई गेस जस्टिफाइड, क्योंकि कुछ वो दे रहे हैं, कुछ अपनी एनर्जी दे रहे हैं, उसके बदले में उन्हें कुछ चाहिए, वरना देर आर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ साइड इफेक्ट्स। ऐसा पीएलआर के केस में भी होता है कि थेरेपिस्ट पे, यानी कि आप इतनी क्लाइंट्स की कंसल्टेशंस कर चुके हो, थेरेपी कर चुके हो, कोई साइड इफेक्ट्स रहते हैं क्या? देखो ऐसा साइड इफेक्ट नहीं होंगे कि पेशेंट की कोई प्रॉब्लम मेरे ऊपर आ जाए, वो उस लेवल के पॉइंट ऑफ व्यू से करूं, वैसा नहीं होगा। बट एक साइड इफेक्ट ऐसा है, हमारी एनर्जी बहुत ज्यादा ड्रेन होती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पेशेंट की ही एनर्जी ड्रेन हो रही है, इट्स एन एनर्जी ड्रेनिंग प्रोसेस, और वो दोनों की होती है। अब पेशेंट का तो आज एक ही सेशन हुआ, थेरेपिस्ट को दिन में 2-3 करने हैं, तो एनर्जी भी हमारी एग्जॉस्ट होती है, मेंटल एनर्जी, फिजिकल एनर्जी। तो इसका बस साइड इफेक्ट ये है कि हम थक जाते हैं, तो थोड़ा हमें अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर काम करना होगा, फिजिकल एंड्योरेंस के ऊपर काम करना है, मेंटल एंड्योरेंस के ऊपर काम करना है, हमें अपने पेशेंस के ऊपर काम करना है। अगर आपको पता नहीं है कि इंसान, आपका पेशेंट जो है वो कौन कौन सी प्रॉब्लम से सफर कर रहा है, हाउ विल बी प्रोवाइड द काउंसल टू द पेशेंट? तो पेशेंस सबसे पहला अटमोस्ट प्रायर एक चीज़ है जो हमें चाहिए। फिजिकल एंड्योरेंस चाहिए, मेंटल एंड्योरेंस चाहिए। अगर इन चीज़ों का हम ध्यान रखेंगे तो ऐसे कोई साइड इफेक्ट नहीं है। वरना साइड इफेक्ट क्या होंगे? जो स्मूथनेस रहती है प्रोसेस की वो नहीं रहेगी, पेशेंट इंजॉय नहीं करेगा, हम इंजॉय नहीं करेंगे, तो वो साइड इफेक्ट रहता है इसका। मैं समझ गया, जब आप पूरी तरह से खुद ही इनपुट नहीं दे पाओगे, राइट, तो पेशेंट कैसे जा पाएंगे? एग्जैक्टली। राइट, राइट, अग्रीड। सर कोई केस स्टडीज हो ऐसी जो आप मेंशन कर पाओ, जिन्हें सुनकर मतलब
एक ऑडियंस के लिए भी एक फैसिनेटिंग मेमोरी बन जाए आज का पॉडकास्ट कि हाँ, पास्ट लाइफ के बारे में सीखा तो बहुत कुछ, पर कुछ ऐसी एग्जाम्पल्स, ऐसी केस स्टडीज आपकी लाइफ की, मैं इन जनरल तो बहुत सारी केस स्टडीज होती हैं जो सभी लोग बताते रहते हैं, आप अपने खुद के इन 10 साल के ड्यूरेशन में, आपके पापा के 45 साल के ड्यूरेशन में उन्होंने आपके साथ शेयर करी हूँ कि इस तरह का पीएलआर थेरेपी करी थी, उसको क्रॉस वेरीफाई करा क्लाइंट ने किसी तरह से, वो आपके लिए भी खुद एक जैसे होता है ना माइंड खराब करने वाली चीज़ होगी, वैसा कुछ? फादर के तो बहुत सारे हैं, मैं अपने ही बता देता हूँ। अभी रिसेंटली का ही बताता हूँ मैं। हमारा जैसे स्टूडेंट्स के साथ मैं एक पीएलआर का सेशन कर रहा था, तो उसमें वन ऑफ द स्टूडेंट सॉ कि वह जापान में है अच्छा। और टाइम पीरियड वॉज समवेयर बिटवीन, मतलब 1920s का कोई टाइम पीरियड देखा उन्होंने। स्पेसिफिक डेट होगी अराउंड 1922-23, उसके कुछ अराउंड की डेट देखी थी। तो उन्होंने देखा कि वह किसी मलबे के नीचे दबी हुई है और उन्होंने अपने आप को लड़की के रूप में देखा। लड़की, टीनेज गर्ल, 12, 13, 14, 15 साल ऐसी कुछ एज होगी। तो उन्होंने अपने आप को उस एज ग्रुप में देखा, मलबे में दबे हुए देखा और उस दबे में उनकी डेथ हो जाती है। उन्होंने ये चीज एक्सपीरियंस करी। अब ये हुआ, अब उन्होंने क्या करा, वो इंटरनेट पे गई, उन्होंने सर्च करा कि जापान, और टाइम पीरियड डाला ये वाला, जापान डाला, तो लिखकर न्यूज आती है कुछ उसी टाइम पीरियड के अराउंड, क्योंकि जापान में देखिए अर्थक्वेक बहुत आते हैं। हाँ जी, उस टाइम पे भी कोई अर्थक्वेक आया था और जिन जिन एरियाज में अर्थक्वेक आया था वहां पे इतने इतने लोग मरे थे, राइट, कुछ लोगों की डेथ हुई थी। तो उन्होंने वो डेटा देखा। अब क्या होता है, कई सारे लोगों को ये मिसकंसेप्शन होता है कि जब हम अपनी आरएनडी करते हैं, व्हाट इफ ये इन्फॉर्मेशन पहले से उनके माइंड में हो और पीएलआर में वो केवल उस सिचुएशन को इमेजिन कर रहे हैं, राइट, ये आ जाता है। बट वो लोग ये भूल जाते हैं कि आपके सबकॉन्शियस माइंड में हर इन्फॉर्मेशन नहीं जाती, कचरे का डब्बा नहीं है सबकॉन्शियस माइंड। मूवीज में देख ले, एक बार पढ़ ले, छप गया, नहीं छपता, नहीं छपता ऐसे। आपके सबकॉन्शियस माइंड में वही इन्फॉर्मेशन जाएगी जो आपके लिए रेलेवेंट है, जो नहीं है वो बाहर हो जाएगी। छोटा एग्जांपल दो, भी शोले मूवी देखिए, देखिए ना, शोले मूवी में जब मूवी को 1 घंटा 15 मिनट हो जाता है, क्या सीन चल रहा होता है, नहीं पता यार, नहीं, राइट। वो गाना आता है होली के, वो वाला, एक होली वाला गाना आता है। हाँ जी। उसमें हेमा मालिनी जो मेन लीड एक्टर्स है वो डांस कर रही है, उनके पीछे कुछ फेलो एक्टर्स है जो डांस कर रहे हैं। राइट साइड में जो लेडी डांस कर रही है, क्या कपड़े पहने थे, नहीं पता, नहीं याद। क्यों याद नहीं है, रेलेवेंट में ही है, देखा तो है ना, क्यों नहीं आ रहा माइंड में। तो लोगों को लगता है कि पढ़ लिया होगा कहीं पे, पढ़ भी लिया होगा, सबकॉन्शियस माइंड में नहीं जाता, जाएगा वो जो काम की चीज है, वरना फालतू की इंफॉर्मेशन कॉन्शियस माइंड ही उसको बाहर निकाल देता है। तो पास्ट, इस लाइफ के पास्ट का एक्सपीरियंस भले ही हो देखने का, लेकिन जरूरी नहीं है कि उसकी वजह से ही देखा है, क्योंकि वो रेलेवेंट हो तो सबकॉन्शियस में जाएगा। एक बार सबकॉन्शियस में आ जाए, बाहर नहीं जाएगा। हाँ, सबकॉन्शियस नहीं, प्रिमिटिव मेमोरी है, प्रिमिटिव मेमोरी में ही पास्ट लाइफ है, तो वहां जाकर वो एक्सपीरियंस कर कर आई है। तो ये उन्होंने देखा था, क्रॉस चेक करा, तो ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जब लोग क्रॉस चेक करते वो अपना एविडेंस पा लेते हैं। एक कोई हमारा काफी साल पहले की बात है, 7-8 साल पहले की बात होगी, एक स्टूडेंट अपने आप को देखा, आई गेस उत्तराखंड के किसी गांव का देखा, वो उस गांव में खुद गए, वो खुद गए, पता से लगाया गांव वालों से, तो हाँ कुछ साल पहले यहाँ पे इस नाम का एक परिवार रहता था। उनको खुद क्रॉस वेरीफाई हमें खुद करना होगा, थेरेपिस्ट नहीं करेगा। जो पीएलआर एक्सपीरियंस कर रहा है, अगर मैं सेल्फ कर रहा हूं तो मुझे खुद एक्सप्लोर करना है, पेशेंट कर रहा तो उससे खुद एक्सप्लोर करना है। हमारा काम केवल गाइड करने का है एज अ थेरेपिस्ट। आरएनडी करने का काम तो देखो पेशेंट को खुद करना होगा, तो अपने आप एविडेंस मिल जाते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल्स भी हमने देख ली। अब आप ये बताओ कि किस तरह से या किन प्रॉब्लम्स पे, अगर मैं कहूँ, पीएलआर को हम यूज़ करते हैं। टू बी मोर स्पेसिफिक, आइडेंटिफिकेशन किस तरह से होती है, मतलब आपके पास तो क्लाइंट आते हैं, आपको कैसे पता चलता है कि उन्हें पीएलआर ही देना है या कोई और फॉर्म ऑफ हिप्नोथेरेपी देनी है, और उन्हें जब देनी भी है तो किस तरह की प्रॉब्लम पीएलआर पकड़ पाएगी और किस तरह की नहीं पकड़ पाएगी, कोई लिमिटेशंस हैं, ये इस चीज़ पे थोड़ा सा आप मुझे गाइड करो। लिमिटेशन तो देखो डेफिनेटली है, ऐसा नहीं है कि लाइफ की हर प्रॉब्लम को पीएलआर से आप टैकल कर सकते हो। तो वही बात हो गई कि हमें पैटर्न को आइडेंटिफाई करना सीखना होगा कि कौन सा सिचुएशन है जो पीएलआर के लिए सूटेबल है। तो उसमें क्या है, पैटर्न आइडेंटिफिकेशन का काम थेरेपिस्ट का है। अब एग्जांपल देता हूँ, जैसे मैं आपको, कोई आपके पास सब्जेक्ट आता है या पेशेंट आता है, वो कहता है मुझे हाइड्रोफोबिया है। हाइड्रोफोबिया हो गया पानी का डर। वो कहता है मेरे घर में ना कोई ऐसा एनवायरनमेंट है कि मैं पानी में कभी कूदा हूँ या गिरा हूँ, ना मैं कोई वाटर बेस्ड एक्टिविटी करता,
ना मेरा कोई पास्ट का कोई ट्रॉमा, ना मेरे घर में किसी और का ट्रॉमा जो मैंने लर्न कर लिया और अपने ऊपर अप्लाई कर दिया हो, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे घर के आसपास दूर दूर तक कोई वाटर बॉडी नहीं है सच। तो जब कुछ ऐसा प्रेजेंट लाइफ में हुआ ही नहीं तो मेरे मन में इतना ज्यादा फियर ऑफ वाटर है क्यों, इतना ज्यादा डर क्यों है मेरे मन में पानी का? अब देखो ये प्रॉब्लम उसके साथ बचपन से है, जिसका प्रेजेंट लाइफ में कोई रूट कॉज नहीं है। तो आइडेंटिफिकेशन उस बेसिस पे होती है जब प्रेजेंट लाइफ में कुछ हमने किया नहीं और प्रॉब्लम लाइफ में आ गई है। जब हमारा रोल है ही नहीं और प्रॉब्लम हमें इम्पैक्ट कर रही है, वहां पर पास्ट लाइफ का कोई ना कोई रोल डेफिनेटली होता ही होता है। चांसेस हैं वो किसी एक लाइफ में उनकी पानी के साथ डेथ हुई या कोई ट्रॉमा मिला हो, मल्टीपल लाइफ में भी हो सकता है। तो ऐसे हमने आइडेंटिफाई कर। सिमिलर बेसिस पे हम रिलेशनशिप को भी लेते हैं। क्यों कहता है मेरा हर रिलेशन एक ही पैटर्न से एंड होता है, हर बार एक ही तरीके से एंड होता है, या फिर मेरी लाइफ में जिस जिसके साथ जो भी रिलेशन होता है हर जगह मुझे सेम एक तरीके से फीडबैक मिलता है, सेम मुझे रिस्पॉन्स मिलता है, मेरा ही मिसट्रस्ट होता है, यानी कि मुझे मेरा एडवांटेज लिया जाता है, मेरा दिल टूटता है, मेरे ही विश्वास को एक तरीके से धोखा दिया जाता है। तो वाई एम आई द विक्टिम ऑलवेज, जबकि मैं सब कुछ अच्छा कर रहा हूँ। तो आप इस लाइफ में अच्छा कर रहे हो, बट व्हाट अबाउट द पास्ट? क्योंकि देखो लॉ ऑफ कर्मा अप्लाई होता है इस सब्जेक्ट पे, ये सब्जेक्ट स्पिरिचुअल भी है और स्पिरिचुअल सब्जेक्ट पे स्पिरिचुअल लॉज अप्लाई होंगे ही होंगे। और स्पिरिचुअल लॉज में से वन ऑफ द मोस्ट फेमस लॉज कौन सा है? लॉ ऑफ कर्मा। तो लॉ ऑफ कर्मा ऐसे इम्पैक्ट करता है हमें और वो हमारी सोल को इम्पैक्ट करता है, और वो जो सोल है इस लाइफ में हमें प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है बिकॉज ऑफ द पास्ट कर्मास। और हम पीएलआर के थ्रू उन कर्मास को आइडेंटिफाई करते हैं कि हमने किया क्या था पास्ट में। एक्नॉलेजमेंट जब हमें मिल जाती है कि हमने ये गलतियां करी थी, तो हमें रेक्टिफाई करना हमारे लिए काफी इजी हो जाता है। उस रेक्टिफिकेशन प्रोसेस में भी पीएलआर का रोल रहता है। और कोई ऐसा टाइम बाउंडेशन भी है क्या कि जैसे मान लो अगर मैं किसी ट्रीटमेंट की बात करूं तो इंटरमिटेंट फास्टिंग रिक्वायर्ड होती है कुछ टेस्ट के टाइम पे, कुछ करने से पहले, कुछ सर्जरी से पहले। इसमें भी कुछ ऐसा है क्या कि इस पर्टिकुलर टाइम पे ही पीएलआर करा जा सकता है, अगर कुछ ऐसे सिनेरियोज हुए तो तब पीएलआर परफॉर्म नहीं हो पाएगा? ऐसा तो देखो कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती, कुछ बेसिक से रिक्वायरमेंट्स है कि इमीडिएटली खाना खाने के बाद नहीं करना, क्योंकि पेट में हैवीनेस होती है, ऑक्सीजन अच्छे से हम ले नहीं पाते हैं, क्योंकि वो डाइजेशन के लिए भी चाहिए होता है। तो वहाँ पे हमारा प्रोसेस टूट सकता है, वो कनेक्टिविटी टूट सकती है। बहुत ज़्यादा पानी पी के नहीं करना है, बार बार वॉशरूम जाने की सेंसेशन हमें आ सकती है। तो जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है वही है, वरना और कुछ नहीं है। ठीक है सर। तो एक मुझे कुछ आप बेसिक स्टेप्स बता सकते हो? आई नो कि बहुत लेंदी प्रोसेस होगा, यहाँ पे कवर भी नहीं करा जा सकता और यहीं भी आप सब कुछ बता दोगे तो सिखाने को बचेगा क्या? वैसे बेसिक स्टेप्स क्या हैं व्हेन यू स्टार्ट विद पीएलआर थेरेपी? मैं जो हिप्नोसिस और पीएलआर का कॉम्बिनेशन करता हूँ वो इस पर्पज से करता हूँ ताकि जो कॉन्शियस माइंड है उसको हम एकदम साइड में रख सकें। हिप्नोसिस की मदद से कॉन्शियस माइंड को कंट्रोल किया जा सकता है, और जो कॉन्शियस माइंड को जब हम कंट्रोल कर लेते हैं तो सबकॉन्शियस माइंड तक जाने का प्रोसेस हमारा स्मूदन अप हो जाता है, ईजी हो जाता है, आसानी से चले जाते हैं। तो वहाँ हिप्नोसिस हमारा रोल प्ले करता है। अब देखो पास्ट में ले जाने में, पास्ट लाइफ का स्टेप आने से पहले 5-6 स्टेप्स है। यूजुअली हमें लगता है कि आंख बंद करी पास्ट लाइफ, ऐसा नहीं है। कॉन्शियस माइंड को मिनिमाइज करने के लिए हमें वो 4-5 स्टेप्स करने हैं, राइट? काफी सारे होते हैं, डीपनिंग होता है, पीआर होता है, और भी काफी सारी चीजें होती हैं। वो सब करने के बाद कॉन्शियस माइंड को हम मिनिमाइज कर सकते हैं। जब वो मिनिमाइज हो जाता है उसके बाद तो पीएलआर एक सेल्फ एक्सप्लोरेशन जर्नी है। तब तो वहां मेरा रोल खत्म, वहां फिर पेशेंट खुद बताता है कि वो क्या देख रहा है। लेकिन वहां तक कॉन्शियस माइंड को कंट्रोल करना एक तरीके से हमारी ड्यूटी है, वहां हिप्नोसिस अपना रोल प्ले करता है। ऑलराइट, ऑलराइट। अब आपने हिप्नोसिस फिर से याद दिला दिया मुझे। अब मेरे दिमाग में एक और क्वेश्चन आ गया, पूछ लो। वशीकरण जो मैं बहुत ज़्यादा सुनते हैं आज के दौर में, मूवी भी बन गई थी अभी तो वशीकरण पे। अजय देवगन की थी शायद, मुझे नाम याद नहीं है। शैतान, शैतान। शैतान मूवी थी। वशीकरण, अब मुझे नहीं पता वशीकरण सही है, गलत है, वो सही तरह से यूज़ भी करा जा सकता है, उसका गलत इस्तेमाल भी होता है। पर हाउ इज़ इट डिफरेंट फ्रॉम हिप्नोसिस? वशीकरण और हिप्नोसिस में क्या फ़र्क है? जैसे आपने तो हिप्नोसिस मुझे बहुत एथिकल टर्म्स में समझाया कि हिप्नोसिस से हम लोगों तीसरे देखने वाले को लगता है कि ये हिप्नोटाइज़ कर रहा है सामने वाले को, जबकि आप एक मेडिटेटिव टेक्नीक है अगर उसे सही तरह से समझा जाए। अब वशीकरण और हिप्नोसिस में क्या फ़र्क है? इसके बाद मैं जानना चाहूँगा क्या वशीकरण एक्जिस्टेंट है? क्या ऐसा कुछ होता भी है? तो मेरे को आप ये ज़रूर क्लियर कीजिए। आज का मेरा आप ये समझ लीजिए सबसे हेवी क्वेश्चन यही था। मैं भूल चुका था, आपने हिप्नोसिस की बात करी तो मुझे याद आया। राइट। देखो पहले मैं बात करूंगा मूवी की।
तो मूवी बनती है एंटरटेनमेंट के लिए, हमने उसके आगे नहीं जाना। 20-25 साल पहले एक शो आता था सुपर हीरो का, शक्तिमान। कई बच्चों ने कोशिश करी छत से कूद के कि शक्तिमान बचाने आएगा। आई नो इट्स नॉट समथिंग टू बी मेड फन ऑफ, बट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हम मूवीज को प्रैक्टिकलिटी से एसोसिएट नहीं कर सकते। मूवीज में हमेशा थोड़ा सा एग्जैजरेट करके दिखाया जाता है चीजों को, राइट। अगर मैं बात करूं अभी हिप्नोसिस वर्सेस वशीकरण, देखो वशीकरण ना एक कल्चरल टॉपिक है, ये कल्चरल टॉपिक है, इसके साथ कल्चर की हिस्ट्री जुड़ जाती है, इंडियन कल्चर की हिस्ट्री जुड़ जाती है। क्योंकि वशीकरण कोई आपको साइकोलॉजिस्ट करता हुआ प्रैक्टिस करता हुआ नहीं दिखेगा। वशीकरण आपको यूजुअली वो लोग प्रैक्टिस करते हुए दिखेंगे जो इंडियन कल्चरल प्रैक्टिसेस को, रिचुअल्स को कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। बट अगर हम बात वशीकरण के एग्जिस्टेंस की करते हैं, चलो बाद में आता हूं उस पर, पहले मैं डिफरेंशिएशन पे आ जाता हूं। वशीकरण का मतलब लोगों को यह पता है कि वश में कर लेना, और वश में कर लिया तो अपने अनुसार सारी चीजों को करवाना। हिप्नोसिस में ऐसा कुछ नहीं होता। वही वाली बात होगी, दूसरा इंसान जो देख रहा है उसके अकॉर्डिंग क्या है, ये वश में हो गया। वश में कोई नहीं होता भाई, किसी को हम वश में कर ही नहीं सकते। अगर हम वश में कर पाते तो कॉमन सेंस की बात है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमें क्यों चलने देती, बैन कर देती, राइट। ब्लैक मैजिक का कुछ करा के इसको इतना डिफेम कर देते या कुछ कर देते कि इसकी लीगल, एक तरीके से लीगल भी क्या बोलूं मैं, एक पब्लिक एक्नॉलेजमेंट भी इसकी एकदम निल हो जाती। बट ऐसा नहीं है, लोगों को पता है, मैनी पीपल थ्रू आउट द वर्ल्ड दे नो कि भाई हिप्नोसिस एक थेरेपेटिकल टूल है। इससे हम एंटरटेनमेंट तो देखते ही देखते हैं, बट मेजर जो उसका रोल है, जो उसका रीइंट्रोडक्शन भी हुआ था मॉडर्न हिस्ट्री में, वो थेरेपेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ही हुआ था। लेकिन वशीकरण होता है, लोगों को लगता है कि भाई पिक्चरों में देखा था तो वश में कर सकते हैं। यार हिप्नोसिस में तो वश में होता है, क्योंकि हिप्नोसिस का हिंदी का वर्ड क्या है, सम्मोहन। सम्मोहन क्रिया क्या है, आंखों से आंखों डाल के अब तुम मेरे वश में आ गए हो। पिक्चरों में क्या दिखाते हैं, ये दिखाते हैं मेरी आंखों में देखो। और जब मैं किसी को बताऊं तो मैं हिप्नोथेरेपी करता हूँ, यानी कि हिप्नोसिस करते हो, हाँ। हिप्नोटाइज करना आता है, हाँ। यानी कि वो सम्मोहन कर लेते हो, हाँ। वश में कर लेते हो, नहीं। उनके मन में ये है सम्मोहन का, ये सम्मोहन क्यों, उसका हिंदी शब्द है। तो जस्ट बिकॉज शब्द सम्मोहन है डजंट मीन कि वो वश में हो गए, राइट। सम्मोहन शब्द यूज किया जाता है सम्मोहित हो गए, वो अच्छा इतना लगता है कि हमें कुछ और करने का मन नहीं करता। ये मन वर्ड किसका है, हमारा हो गया ना। ये क्या दिखाता है, विल पावर दिखा रहा है आपकी, कि आपका अपने ऊपर कंट्रोल है। वो तो आप जानबूझ के कहीं और नहीं देख रहे, क्योंकि भाई देखने में इतना सुंदर है। यार क्या बात है, इतने अच्छे अच्छे मंदिर बने हैं, क्या बात है यार। ये अजंता एलोरा की गुफाएं कितनी अच्छी है, बिल्कुल यार एकदम हिप्नोटिक इफेक्ट आ रहा है इनको देख के। ये हम बड़े पॉजिटिव इंटेंशन से बोलते हैं, राइट। ये नेगेटिव इंटेंशन नहीं है। वशीकरण को आमतौर पे पब्लिक ने एक बहुत ही नेगेटिव प्रोसेस बना दिया है। लेकिन अगर ये एक्चुअल में एग्जिस्ट करता है या नहीं, ये अब देखो, इससे मैं स्ट्रेट अवे यस भी नहीं बोलूंगा, स्ट्रेट अवे नो भी नहीं बोलूंगा, क्योंकि इस प्रोसेस के साथ मैंने आपको बताया इंडिया का कल्चर एसोसिएटेड है। अगर मैंने बोला ये एग्जिस्ट नहीं करता तो काफी सारे लोग हैं जो आपको बोलना शुरू कर देंगे ऐसे कुछ नहीं पता, ऐसे कुछ नहीं पता, एग्जिस्ट करता है। अगर मैंने बोल दिया एग्जिस्ट करता है तो बोलेंगे किस बात का साइकोलॉजिस्ट है जो ऐसे अंधविश्वास वाले टॉपिक्स पे बिलीफ रखता है। तो देखो वो तो मैं ऑडियंस के ऊपर छोड़ देता हूँ, अकॉर्डिंग टू देयर ओन इंटेलेक्ट, राइट। अपने खुद R&D हम सब करते हैं, बट थोड़ा सा प्रैक्टिकल अप्रोच लगा के देखो, क्या इतना आसान है। फिर वो कहते इतना आसान नहीं है, सिद्धि हासिल करनी होती है, ये करना होता है, वो करना होता है। अब आप इतनी सिद्धि हासिल कर लिया तो वश में करना क्यों है, तो सिद्धि किस बात की। सही बात है, राइट। अगर आप में कुछ एक है भाई, मुझे मसल्स बनानी है दूसरों को दिखाने के लिए, जब बन जाती है ना तो ये इमोशन भी चला जाता है दूसरों को दिखाने वाला। फिर आप अपने आप को दिखाते हो कि मुझे और ग्रोथ करनी है। हम पढ़ते हैं, मे बी स्टार्टिंग मोटिवेशन ये हो सकता है, लेकिन धीरे धीरे खुद की भी तो ग्रोथ नाम की एक चीज होती है। तो अगर आपने सिद्धि हासिल कर ली तो वश में करना क्यों है, और अगर वश में करना ही है तो किस बात की सिद्धि। तो या तो आपको कोई भटका रहा है और आप भटक रहे हो, और वो आपके इमोशन से खेल रहा है ये बोल के कि भाई ये हमारे कल्चर का पार्ट है, राइट। और अगर इसमें एक्चुअल में कुछ रियलिटी पॉसिबल है तो डिसएडवांटेज क्यों लेना लोगों का, तो इंटेंशन आपकी बुरी है। तो इन शॉर्ट इस प्रोसेस को जो पब्लिसाइज करते हैं वह नीयत में खोट लगता है मेरे अकॉर्डिंग तो। क्योंकि वश में करना क्यों है, बात तो सारी ये आ गई, वश में कर लो। अब जैसे क्या होता है ना, मैं आपको ऐसे बताता हूँ, कई बार लोगों को मिसकंसेप्शन हो जाता है, जैसे मुझे कॉल करते हैं, मैसेज करते हैं कि मैं किसी लड़की से प्यार करता हूँ, मैं किसी लड़के से प्यार करती हूँ, वो हाँ नहीं बोल रहे हैं, मैं चाहती हूँ वो हाँ बोले, मैं क्या करूँ। मैं कहा भाई बात करो, जहाँ प्यार है वहाँ वशीकरण का क्या काम है, जहाँ प्यार है वहां पे हिप्नोसिस को क्यों ला रहे हो, यानी कि प्यार है ही नहीं, लस्ट है, लव थोड़ी है।
तो आप दिमाग से थोड़ी सोच रहे हो। तो इसलिए थोड़ा सा हमें ये भी तो समझना है ना कि वो क्वेश्चन आ किस पॉइंट ऑफ व्यू से रहा है। अग्रीड अग्रीड। ऐसे और भी कुछ मिथ्स हैं जो आप क्लियर करना चाहो, मतलब मेरे को जितना मैं अवेयर था मैंने आपसे क्वेश्चंस पूछ लिए, ऐसे कुछ और मिथ्स जो आपको लगता है आपके इस पूरे जर्नी में लोगों के दिमाग में आते रहे हो, आपने तरह तरह के क्लाइंट्स देखे होंगे, कोई ऐसे मिथ्स जिनको आप आज उन पे यू वांट टू क्लियर देम आउट टुडे? जैसे कई सारे एग्जांपल्स आपने भी न्यूज़ में देखा होगा, किसी ज्वेलरी की शॉप में है, हिप्नोटाइज करके चोरी करके चले गए ज्वेलरी की शॉप को। भाई मेरे घर पे आए, मुझे हिप्नोटाइज करा, मैं घर से पैसे लाके उनके हाथ में रख दिए। ये हिप्नोसिस था, मैं हुआ हूँ, ये तो हिप्नोसिस ही था। आप कैसे बोल सकते हो हिप्नोसिस नहीं था? अब यार कौन इंसान धरती पे एक्सेप्ट कर लेगा कि कोई इंसान आया उसे उल्लू बना के चला गया? कौन एक्सेप्ट कर लेगा? इट टेक गट्स टू एक्सेप्ट दैट यू हैव फ्लॉस, राइट? कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा तो बहती गंगा में हाथ धो लो। जिस प्रोसेस को हम डिफेम कर रहे हैं उसको और थोड़ा डिफेम कर देते हैं, क्योंकि हमने अपनी रिसर्च तो करी नहीं सब टॉपिक को लेके। आस पड़ोस में जो सुना है वही सुन के हमने बोल दिया। वो मैनिपुलेशन है। मैनिपुलेशन इज नॉट हिप्नोसिस। भाई मैनिपुलेट करिए, उसमें हिप्नोसिस से क्या बात है? आप किसी दुकान में जाते हो, कोई गारमेंट की शॉप में जाते हो, आपका बजट है कि मुझे 5,000 से ऊपर की शॉपिंग नहीं करनी। आपका टारगेट था लेट्स से 2 टी-शर्ट्स या फिर 1 या 2 शर्ट, ये टारगेट था आपका। या चलो 3-4 जितना भी आ रहा है, 5,000 का बजट है। सेल्समैन देखता है कि सर आपकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है, अरे यार सर आप ये लग रहे हो, वो लग रहे हो, अरे वाह यार आप तो विकी कौशल लग रहे हो, राइट? वो आएगा आपको कोट पहनाएगा। सर सच बता रहा हूँ, आज तक किसी के आगे नहीं बोला है ऋतिक रोशन लग रहे हो। अच्छा ठीक है भाई। अरे सर संजय दत्त लग रहे हो, हाँ हाँ ठीक है। अरे ये लग रहे हो, वो लग रहे हो, अच्छा सर लेकिन 15,000 का कोट है, आप पे जच रहा है इसलिए 11,000 में दूंगा। किसी और को नहीं देता डील में, ये आप ही को दूंगा। आप कहते हो यार लग तो अच्छा रहा, अब इतना मुझे ऊपर पेड़ पे बिठा दिया, अब मैं नीचे कैसे उतरूं? अब अगर मैंने कोट नहीं खरीदा तो यार मतलब थोड़ा एक होता ना, हम फंस गए, हम उसके मैनिपुलेशन के चंगुल में फंस गए। आप 5,000 का बजट लेके गए थे, कितने की शॉपिंग कर कर आ गए, और वो प्रोडक्ट लिया है जिसको लेने भी नहीं गए थे। क्या हुआ आपके साथ? उल्लू बनाया, मैनिपुलेशन हुई ना, उल्लू बनाया। क्या आप कह सकते हो आपके साथ हिप्नोसिस हुआ है? ऐसे यहाँ होता है। पीपल आर वेरी गुड इन कन्विंसिंग अदर्स। Some people use them for good salesman qualities. Some people use them for bad things like say stealing and robbery. इन चीजों के लिए भी यूज करते हैं। तो बस यही है, वो हिप्नोसिस नहीं है। हिप्नोसिस करके दिखाओगे छोटा सा प्रैक्टिकल करें मेरे साथ ही? आपके साथ ही, हार्डली कुछ सेकंड्स लगेंगे। इतना छोटा प्रोसेस होता है? मैं उससे भी छोटा कर सकता हूँ, लेकिन समझाने के लिए उतना छोटा प्रोसेस सफिशिएंट है। ठीक है, मतलब उसमें मैं क्या? बस बैठे बैठे हो जाएगा, कुछ नहीं करना, बैठे बैठे जहां पर आप मुझे टच भी नहीं करना, कुछ नहीं करना, बैठे बैठे करेंगे। राइट? पहले आप बताओ राइट ही हो लेफ्ट ही हो? राइट ही हो। तो आप एक काम करो, अपना लेफ्ट हैंड पहले एक बार ऐसे करो, जैसे मैंने किया लेफ्ट हैंड, ये हो गया। अब इसको यूं ले आओ, लेकिन ये जो है ये ऐसे टच नहीं होना चाहिए, ऐसे अलग होना चाहिए। ओके। और जो ये आपकी मिडल फिंगर है, इसकी टिप आपके आई लेवल तक होनी चाहिए, ना ऊपर ना नीचे, आई लेवल पे होना चाहिए ये मिडल फिंगर की टिप। जब हो जाए तो मुझे बता देना। हो गई है ना? अब सारा फोकस जो होगा आपका मिडल फिंगर के टिप के ऊपर होना चाहिए। नाउ जस्ट पे अटेंशन टू माय वॉइस and bring all your focus on the tip of the middle finger. And while your focus is on the tip of the middle finger, feel every breath coming in and feel every breath going out. हर एक इनहेल जो आपकी बॉडी के अंदर आ रहा है वो बॉडी में पॉजिटिविटी को भर रहा है, हर एक एक्सेल बॉडी से नेगेटिविटी को बाहर कर रहा है, और आपका सारा फोकस आपकी मिडल फिंगर के टिप पे है। And with each and every inhale and with each and every exhale, slowly आपकी जो fingers हैं वो धीरे धीरे spread out हो रही हैं। With your focus on the tip of the middle finger and slowly with every inhale and every exhale, आपकी जो fingers हैं slowly they are widening up, धीरे धीरे side हो रही हैं। Keep on focusing on the top of the middle finger. हर एक सांस को अंदर आता हुआ और बाहर जाता हुआ महसूस करें। स्लोली फिंगर जो है वो स्प्रेड हो रही है, वेरी स्लोली। नाउ रिलैक्स, बस रिलैक्स। क्या हुआ? मैं कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था ना, पर वो नहीं हो रही थी। बट क्या आपको मैं फोर्स कर रहा था? नहीं क्या आपको ऐसा लगा कि आपने अपना कंट्रोल खो दिया? नहीं। क्या कुछ ऐसा हुआ कि भाई आप मजबूरन खोल रहे हो? अब इसके पीछे की साइंस समझे।
तरीके से हम इस प्रोसेस को थोड़ा समझे, होता कैसे, काम कैसे करता है। मैंने आपको बताया ये छोटी सी टेक्निक है, इसको हम फिंगर स्प्रेडिंग टेक्निक कहते हैं। फिंगर स्प्रेड हो रही है हमारी। अब इसके साइंस समझो। मैंने आपसे क्या पूछा कि आप राइटी हो या लेफ्टी, आपने बोला मैं राइटी हूं। तो राइट के मुकाबले लेफ्ट आपका लेस फंक्शनिंग हैंड है, तो आपका कंट्रोल कम किस पे है, लेफ्ट पे। सबसे पहले वीकनेस ही होगी तरीके से, लूप होल कह लो, चलो वीकनेस इज नेगेटिव वर्ड, लूप होल क्या लेते एक तरीके से। फिर मैंने आपको क्या बोला कि आपको ये ज्वाइन नहीं करना है, तो आपके कंधे की स्ट्रेंथ लग रही थी इसको करने में, ऑब्वियसली दर्द तो होगा, राइट। फिर मैंने आपको क्या करा कि फोकस कहाँ करना है, इस पे। बट उससे पहले एक और इंस्ट्रक्शन क्या दी थी मैंने आपको, आई लेवल के तक होना चाहिए, नीचे ऊपर नहीं होना चाहिए, तो आपको एडजस्ट करना लगा और करना पड़ा। फिर आपने आई लेवल पे लाके रखा। मैं अभी तक आपको 4 बातें बोल चुका हूं, यू आर फॉलोइंग माई कमांड्स, राइट। उसके बाद फिर मैंने क्या बोला, फोकस ऑन दिस पॉइंट, फोकस ऑन माई वॉइस, इनहेल एंड एक्सहेल। 3 कमांड्स और दे दी, तो कॉन्शियस माइंड को मैंने ऑक्यूपाई कर दिया, और सबकॉन्शियस माइंड को मैंने क्या मैसेज दे दिया, फिंगर स्प्रेड हो रही है, तो रास्ता क्लियर हो गया। ऐसे जब रास्ता क्लियर होता है तो सजेस्टिबिलिटी पेशेंट की बढ़ जाती है। तो चाहे हम पीएलआर में यूज करें, चाहे हम क्लिनिकल पर्पस के लिए यूज करें, कितने सेकंड्स लगे हमें, 25-30 सेकंड। लेकिन ये डीप ट्रांस नहीं है, इससे मैं आपकी थेरेपी नहीं कर सकता। आई कैन ट्रीट एनी डिसऑर्डर फ्रॉम दिस टेक्निक, बट आई कैन शो यू हमें फील कैसा होता है ड्यूरिंग द ट्रांस। एब्सोल्युटली नॉर्मल, कुछ ऐसा नहीं है आउट ऑफ द वर्ल्ड हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं, कुछ ऐसा नहीं है कि यार पता नहीं क्या होगा, कुछ भी नहीं हुआ। अब साइंस क्या थी, कॉन्शियस माइंड को हमने इतना ऑक्यूपाई कर दिया, इतने सारी कमांड्स दे दी कि वो हमारी इस बात पे फोकस नहीं कर पाया, हिंड्रेंस नहीं क्रिएट कर पाया, क्योंकि वो हिंड्रेंस क्रिएट करेगा। अब क्योंकि वो हिंड्रेंस नहीं क्रिएट कर पाया, तो सबकॉन्शियस माइंड ने खुशी खुशी उस बात को फॉलो कर लिया। लेकिन आपने भी तभी एक्सेप्ट करा जब आपको देखा कि इससे मेरा कोई हार्म नहीं है। आप भी तभी एक्सेप्ट करोगे। तो इससे मैं एक और मिसकंसेप्शन क्लियर करना चाहता हूं, जिनको लगता है हिप्नोसिस से हम किसी से कुछ भी करवा सकते हैं। हमने तो स्टेज शोज में देखा था, वो बत्तख बना है, वो कौवा बना है, वो ये बना है, वो बना है। भाई वो एंटरटेनमेंट है, एंटरटेनमेंट में कुछ भी रियलिटी नहीं होती, स्टेज्ड। उसे स्टेज हिप्नोसिस क्यों कहते हैं, क्योंकि जो मंच होता है ना, उसमें पहले से डायलॉग्स लिखे होते हैं, एवरीथिंग स्टेज्ड। यहाँ पे कुछ भी स्टेज नहीं है, राइट। मैंने आपको नहीं बताया था, मैंने बताया था कि चलो ये प्रैक्टिकल करते हैं। क्या मैंने बताया कौन सी टेक्निक के प्रैक्टिकल करेंगे, आपको नहीं पता था। आज से पहले डाउट आपने कोई प्रैक्टिकल सेशन लिया भी हो, राइट, आपको कुछ नहीं पता था, यू वर ब्लैंक, राइट। यस, लेकिन आपने फॉलो तभी करा जब आपको पता है इसमें मेरा कोई हार्म नहीं है। अब मैं बोल देता चलो मुझे बताओ, एक काम करो, अपने ईमेल आईडी का पासवर्ड बताओ, नहीं बताते। अपना एटीएम का पिन दो, अगर आजकल लोग यूज करते हैं, नहीं बताते। चलो यूपीआई का पिन दो, नहीं बताओगे। ये चीजें आप नहीं बताओगे जिसमें आपको पता है आपका हार्म है। आप वो करोगे जिसमें आपको पता है आई हैव नथिंग टू लूज, राइट। छोटा सा प्रैक्टिकल करा था। अब इसी प्रोसेस को जब हम 1 घंटे तक लंबा करते हैं, तो उसमें पेशेंट इतना एंजॉय करता है, उस एंजॉयमेंट के साथ हम थेरेपी भी दे देते हैं, और उसी थेरेपी को हम पीएलआर की डायरेक्शन में भी ले जा सकते हैं और क्लिनिकल डायरेक्शन में भी ले जा सकते हैं। ये रहता है। जैसे मेरे को तो इसमें हल्की-हल्की सी ऐसे डोज़ ऑफ होने लग गया था मैं। तो इसके लिए क्या ऐसा भी है कि पेशेंट को एनर्जेटिक रहना पड़ेगा पहले, मतलब वो इस तरह से आए कि एनर्जेटिक हो, कि ये चलता है, ये डोज़ ऑफ इज़ नॉर्मल प्रोसेस? नॉर्मल है। अच्छा। फोकस होगा तो आपका ध्यान हर जगह से हट रहा है, तो आपकी एनर्जी सेव हो रही है। तो जब एनर्जी सेव होती है, बाकी जगह आपका एनर्जी का कंजप्शन बच जाता है, यहाँ रहता है, तो काइंड ऑफ हम एक प्रकार से एनर्जी सेविंग मोड में जा रहे हैं। एनर्जी सेविंग मोड में जब हम जाते हैं, तो जो हमारी बॉडी है वो लेस फंक्शनिंग करती है। लेस फंक्शनिंग की वजह से हमारे लिए जो नेक्स्ट टारगेट होता है ना, वो स्लीप जैसा ही हो जाता है, इसलिए हमें डोजिंग ऑफ वाली सेंसेशंस आती है। ग्रेट, इट वाज रियली रियली इंटरेस्टिंग। अभी थोड़ा सा कंक्लूडिंग पार्ट की तरफ जाते हैं। लोग शायद इतना, मुझे लगता है इतना का मुझे एजम्पशन भी क्या, आई एम नाउ फुली कॉन्फिडेंट कि लोगों को अभी तक इंटरेस्ट डेवलप हो चुका होगा। जो लोग अभी तक पॉडकास्ट देख रहे होंगे, जिन्होंने पूरा देखा होगा पीछे से अभी तक, उन लोगों को तो बहुत चीज़ें सीखने को मिल चुकी होंगी। जिन्होंने नहीं देखा है, जाकर ज़रूर पीछे वाला पार्ट भी देखें। जिन्होंने देखा है, डेफिनेटली दे हैव डेवलप्ड सम fascination for this modality, this hypnotherapy, right? तो क्या तरीके हैं जिससे मैं सीखना शुरू कर सकता हूँ?
मैं हिप्नोथेरेपिस्ट बनना चाहता हूँ, नहीं बनना चाहता हूँ, रिगार्डलेस मैं इस डोमेन को समझ सकता हूँ क्या बिगिनर स्टेप होने चाहिए शुरुआत में अगर मुझे इस फील्ड में एंटर करना है। इसको थोड़ा-सा आप एक रोड मैप बताओ सभी लोगों के लिए। राइट। तो देखिए, अगर मैं बात करता हूँ कि मुझे अपनी सेल्फ डेवलपमेंट करनी है, राइट? तो देखो, पीएलआर तो सीखना एक तरीके से मस्ट ही है। वो तो स्पिरिचुअल पार्ट में भी हमारी मदद करेगा, साइकोलॉजिकल पार्ट में भी हमारी मदद करेगा और सेल्फ अपलिफ्टमेंट में भी हमारी मदद करेगा ही करेगा। प्लस अगर हम क्लिनिकल हिप्नोसिस को भी साथ में सीख लेते हैं, तो जो क्लिनिकल हिप्नोसिस होता है, वो हमें भी तो प्रिपेयर करेगा खुद की कोई भी अगर फ्यूचर में कभी कोई ऐसी कोई छोटा-मोटा या कोई बड़े लेवल का कोई साइकोटिक सिचुएशन हो जाती है, नॉट साइकोटिक, साइकोसोमैटिक सिचुएशन हो जाती है, तो वहाँ पर ये जो क्लिनिकल हिप्नोसिस है, उसे मैं सेल्फ हिप्नोसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से अपने लिए यूज़ कर सकता हूँ। नहीं तो मेरे पास ये प्रोफ़ेशन है ही, प्रोफ़ेशन ही तो आर्ट है, साइंस है, मैं अपने फैमिली मेंबर्स की हेल्प कर सकता हूँ। तो अगर हमारे पास कोई एक सब्जेक्ट है, कोई एक साइंस है, कोई टैलेंट है जिससे मैं अपनी मदद कर रहा हूँ, तो मैं उससे दूसरों की भी मदद कर सकता हूँ। अब वो मेरे ऊपर है, मुझे प्रोफ़ेशन चाहे ना बनाना हो, एटलीस्ट घर की तो मदद करना शुरू करूँ, आस-पड़ोस की मदद करना शुरू करूँ, अपनी तो मैं कर ही रहा हूँ। तो मेरे हिसाब से तो इसमें पीएलआर तो बाय डिफ़ॉल्ट आना ही चाहिए, क्योंकि वो आपका जो साइकोलॉजी वाला हिप्नोसिस है वो भी कवर करेगा और जो स्पिरिचुअलिटी वाला हिप्नोसिस है वो भी कवर करेगा। और जो क्लिनिकल हिप्नोसिस रहेगा वो प्योरली साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम सीखेंगे, तो जिससे हमारी साइकोलॉजिकल ग्रोथ भी होगी, पीएलआर से हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ भी होगी। तो ये दोनों ही मेरे हिसाब से हमारे लिए एक तरीके से मस्ट हो जाते हैं। अगर हम इतनी सारी फिजिकल थेरेपी सीखते हैं, एक्सरसाइज सीखते हैं, 10 चीज़ें सीखते हैं, थोड़ा बहुत माइंड के लिए भी हमें सीख लेना चाहिए, जिससे हमें फिजिकल ग्रोथ में भी मदद मिलती है। तो कंक्लूजन इज पीएलआर से शुरू कर सकते हैं। पीएलआर इज द बेस्ट थिंग टू स्टार्ट विद इफ यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू एंटर द दिस स्पिरिचुअल स्पेस ऑफ हिप्नोथेरेपी। यस। राइट। अब आपने इतने मुझे आप इतने स्टूडेंट्स को पढ़ा चुके हैं पास्ट लाइफ रिग्रेशन में। किस तरह का माइंडसेट रहता है स्टूडेंट्स का? किस तरह के स्टूडेंट्स पीएलआर सीख सकते हैं? इस पे भी कोई सेग्रीगेशन ऑफ स्टूडेंट्स है कि हर कोई सीख सकता देखो, सीख कोई भी सकता है, है? बट ये होना चाहिए कि उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर होना चाहिए। पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर होना चाहिए। मैंने बताया पीएलआर की लिमिटेशंस है। अगर उस लिमिटेशंस के अंडर उनके इश्यूज फॉल करते हैं, तो बिल्कुल सीख सकते हैं। लेकिन वो इश्यूज उनके पीएलआर की कैटेगरी में फॉल नहीं करते, वो कि दूसरी प्रॉब्लम को बिलोंग करते हैं या किसी दूसरी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, तो वहाँ पीएलआर क्या कर लेगी? पीएलआर में अपना रोल नहीं प्ले कर सकती उस लेवल से। तो हमें पता होना चाहिए कि लाइफ के वो कौन-कौन से सिचुएशंस है जहाँ पे पीएलआर हमारी मदद कर सकता है। वो अगर आपकी अगर प्रॉब्लम पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ अभी, तो वो सीख सकते हैं। लेकिन किसी की, चलो अच्छी बात है, किसी की लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कहता है कोई प्रॉब्लम नहीं है, भगवान की दुआ से सब अच्छा है। लेकिन मुझे अपनी ग्रोथ के लिए सीखना है, वो तो कोई भी सीख सकता है। ग्रोथ करेंगे, उसमें ग्रोथ भी होती है। केवल यही नहीं कि इश्यूज को ही हम टैकल कर रहे हैं, ग्रोथ भी तो कर रहे हैं, खुद की स्पिरिचुअल ग्रोथ भी तो हो रही है। उस अगर पॉइंट को मैं लेके चलता हूँ, तो एनीबडी कैन कम एंड लर्न सेल्फ पीएलआर और नॉर्मल पीएलआर ऑल्सो। ऑलराइट, ग्रेट, ग्रेट सर। अच्छा, अब हम अपने हर पॉडकास्ट में भी कीप फॉलोइंग दिस प्रैक्टिस ऑफ आवर्स कि मैं आपसे पूछूंगा कि एक बड़ी सी हिदायत दे दो सभी लोगों को आउट ऑफ दिस पॉडकास्ट। आप आपकी सब लोगों के लिए एक एडवाइस क्या रहेगी? जनरल पीस ऑफ एडवाइस, नथिंग स्पेसिफिक टू हिप्नोथेरेपी, कुछ भी। देखो, एक बेसिक सी एडवाइस मैं आप सभी को दूंगा। अगर हम चाहते हैं अपनी लाइफ को एक अच्छे तरीके से आगे बढ़ाना, तो एक कोटेशन को हमेशा याद रखें, अ हेल्दी माइंड रिजाइड्स इन अ हेल्दी बॉडी। जब तक आपका स्वास्थ्य अच्छा है, आपका मन अच्छा हो जाएगा एक टाइम के बाद। लेकिन अगर आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, आप मेंटली रूप से कितने ही स्ट्रांग हो लो, यू वोंट बी एबल टू लिव विद दैट हैप्पीनेस। तो छोटी सी एडवाइस मेरी यही है, हेल्थ पे ध्यान दो, ग्रेट, बस। बहुत ही बढ़िया, सिंपलिस्टिक सी पर बढ़िया। राइट, ग्रेट। इट हैज़ बीन अ ग्रेट पॉडकास्ट सर, ग्रेट एक्सपीरियंस विद यू। आप जैसे लोग व्हेन दे स्टार्ट विजिटिंग अस, हम लोग बैठ के पॉडकास्ट करते हैं, इतनी बातचीत करते हैं, इतनी अवेयरनेस वी क्रिएट अमंग द पीपल, इतनी लाइट्स वी थ्रो ऑन द मिसकंसेप्शंस। बहुत अच्छा लगता है। पुराने पॉडकास्ट भी हमारे काफ़ी अच्छे लोगों की तरफ से सपोर्ट मिला है, एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस वन स्पेसिफिकली इन पर्टिकुलर कि ये वाला तो आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू कि आप लोग अपनी फैमिलीज में सब में ये मिसकंसेप्शंस क्लियर करने के लिए शेयर ज़रूर करें। हम अपनी पुरानी प्रैक्टिसेस को हमेशा कायम रखते रहेंगे, रखते आए हैं। इस अवेयरनेस को वी हैव बीन ट्राइंग टू क्रिएट अमंग यू, particularly in spiritual field.
अराउंड एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी. अभी हम हीलिंग सेशंस पे, हिप्नोथेरेपी पे भी आ गए हैं. तरुण सर के साथ वील कीप ऑन डूइंग मल्टीपल पॉडकास्ट ऑन मल्टीपल निशेस ऑफ हिप्नोथेरेपी. राइट, आज हमने पीएलआर और हिप्नोसिस की इन पर्टिकुलर बात करी. देर आर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ अदर टॉपिक्स. इनर चाइल्ड हीलिंग की हम बातचीत कर रहे थे. ऐसे बहुत से टॉपिक्स हैं. वी विल कीप ऑन डिस्कसिंग दैट. पर आप लोग हम लोगों को मोटिवेटेड रखने के लिए जरूर नीचे कमेंट्स पे आज के सारे क्वेश्चंस जो हमने ड्यूरिंग दी पॉडकास्ट पूछे हैं उनका आंसर जरूर करें. अपने ओपिनियंस, अपने पर्सपेक्टिव जरूर शेयर करें. और सब्सक्राइब करना है, इसको आगे शेयर जरूर करना है. थैंक यू सो मच तरुण सर फॉर विजिटिंग अस. थैंक यू.